नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और टीएनसी एडवांस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है हमारा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें भी हमने काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों उनके बारे में डिस्कस किया है। आज की जो क्लास है दोस्तों, एक्चुअली में जो ये जो बुक है, इस बुक के अंदर जो क्वेश्चंस जो है ना वो इधर उधर कर रखे हैं कुछ। वो मैं किस वे में कह रहा हूँ, जैसे कि सीपीआर जो है दैट इज द टॉपिक ऑफ द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मेनली, बट इन दिस बुक इट इज गिवन इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो मैंने वहां पर नहीं पढ़ाया। आपने सोचा होगा सर फंडामेंटल खत्म हो गई, काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो रह गए हैं। तो जो भी टॉपिक्स रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर एनजी फीडिंग नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो आप जीआई ट्रैक में जाके देखो, वहां पर भी आपको बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं दोस्तों वहां पे मिल जाएंगे। तो आज की जो हमारी जो क्लास होगी इसमें आपको पता है कि जो सीपीआर जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कितने सारे जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो सीपीआर से पूछे जाते हैं। तो मेन जो फोकस होगा हमारी आज की क्लास का वो सीपीआर के ऊपर होगा, क्योंकि जितने भी जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो मेनली सीपीआर से रिलेटेड ही हैं। तो मैं उनको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कहाँ से कैसे कैसे जो सीपीआर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बन सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलो शुरू करते हैं। हमारे सामने आज का पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इंफॉर्मेशन द नर्स एंड द रैपिड रेस्पॉन्स टीम मस्ट कीप इन माइंड व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड ए कार्डियक अरेस्ट। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। एक क्लाइंट उसको क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। अब ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो नर्स को और नर्स के साथ में जो बाकी की जो टीम है, रैपिड रेस्पॉन्स जो टीम है, मतलब रैपिड रेस्पॉन्स टीम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे जो टीम सीपीआर प्रोवाइड करने वाली है वो टीम रैपिड रेस्पॉन्स टीम है, उसको अपने दिमाग में रखना जरूरी है। जब किसी भी कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को आप केयर दे रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। आपके सामने पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर था, ये मानेंगे अभी हम कि हॉस्पिटल के अंदर था, आपने देखा एकदम से कि जो पेशेंट है वो एकदम से बेहोश हो गया। आपने उसको चेक किया, चेक क्या पता लगा आपको कोई पल्स फील नहीं हो रही, कोई आपको ब्रीथिंग जो है वो फील नहीं हो रही, मतलब आपको लगा कि पेशेंट किसमें चला गया, कार्डियक अरेस्ट में, एकदम से उसका जो हार्ट वो अरेस्ट हो गया, काम नहीं कर रहा है। अब आपके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आनी चाहिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा कि उस समय आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, एक नर्स के दिमाग में वहां पर क्या होना चाहिए। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है कि भाई आपको एज ऑफ द जो क्लाइंट है वो पता होनी चाहिए कि भाई एज ऑफ द क्लाइंट क्या है। दूसरा दे रखा है हाउ लॉन्ग द क्लाइंट वाज एनोक्सिक, आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लाइंट है वो कितनी देर तक क्या था, एनोक्सिक था, मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है उसकी बॉडी टिश्यूज को, एंड जो उसकी ब्लड है उसमें भी ऑक्सीजन नहीं है। हार्ट रेट ऑफ द क्लाइंट बिफोर द अरेस्ट, कि जो जब क्लाइंट का अरेस्ट आया उससे पहले की जो हार्ट रेट वो कितनी थी वो आपको पता होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज इमरजेंसी मेडिकेशंस अवेलेबल फॉर द क्लाइंट, कि ये जो क्लाइंट है दोस्तों इसके लिए जो इमरजेंसी जो मेडिकेशंस हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। तो ये चार चीजें हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भाई सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो क्या है। देखो थोड़ा सा बताता हूं, इस क्वेश्चन में बस एक छोटी सी बात जाननी है। आप खुद सोचो दोस्तों कि कोई भी क्लाइंट है जिसको क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कोई भी क्लाइंट है मान लो उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई सर आप सीपीआर पढ़ा रहे हो तो मैं सीपीआर दूंगी। तो मतलब क्या सीपीआर देने का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, मतलब वो ये इस क्वेश्चन के टाइप के अकॉर्डिंग पूछना चाहते हैं। मतलब एक तो ये है कि भाई कोई नहीं अभी पढ़ा हुआ है, अभी टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं और इसके 15 मिनट बाद में हम क्या दे देंगे, इसको सीपीआर दे देंगे, 20 मिनट बाद सीपीआर दे देंगे, 25 मिनट बाद सीपीआर दे देंगे, 30 मिनट बाद सीपीआर दे देंगे, जब भी देंगे तब दे देंगे, कोई बात नहीं कोशिश कर लेंगे। ऐसा क्यों होता है कि जैसे हम पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट में देखते हैं और हम स्टार्ट हो जाते हैं सीपीआर देना हॉस्पिटल के अंदर, आप ये देखते हो कि कोई भी पेशेंट एकदम से मान लो उसकी पल्स फील नहीं हो रही और ब्रीथिंग फील नहीं हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है कि आप मतलब जब करते हो ऐसा, तो ये वो चीज पूछना चाहता है। तो इस क्वेश्चन में वो ये बताना चाह रहा है कि भाई अगर हार्ट रुक गया तो हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग द ब्लड। हार्ट ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, और पंप करके जो ब्लड है उसको वो पहुंचाता है पूरी बॉडी के अंदर, जिसमें से मेन जैसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दोस्तों वो हमारा क्या है, हार्ट है, सॉरी हार्ट एंड ब्रेन है। तो जो ब्रेन है दोस्तों अगर उसने एक बार काम करना बंद कर दिया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि बॉडी की जो टिश्यूज है, ब्रेन के जो टिश्यूज है दोस्तों, उनको क्या चाहिए दोस्तों, उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको ब्लड चाहिए। क्यों चाहिए कि भाई ऑक्सीजन जो है उसकी प्रेजेंस में वो फूड का, देखो आप फूड खा लो, अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में लेके जाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको एकदम बेसिक से एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि सर ये जो ब्लड है ना इसका क्या फंक्शन है। मैं आपसे पूछूं कि भाई ब्लड का क्या फंक्शन है, आप क्या बताओगे, आप
ये बताओगे कि सर ये हार्मोन को कैरी करता है, ये करता है, वो करता है, तो नहीं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई, ब्लड काम क्या कर रहा है? तो ब्लड जो है ना दोस्तों कुछ काम नहीं करता, ब्लड का काम करता है ट्रांसपोर्टर का। एक तरह से ट्रांसपोर्टर का मतलब ट्रक का काम कर रहा है। मैं हर चीज को एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे हार्ट जो है वो एक मशीन का काम करता है, मोटर का काम करता है। जैसे पानी की टंकी में पानी पहुंचाता है हार्ट, उस प्रकार से ही जो जो आपका हार्ट जिस प्रकार से काम कर रहा है उसी प्रकार से ब्लड क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट का। हार्ट ने क्या किया? पंप किया। पंप करने का मतलब यहां पर उसने फोर्स लगाया कि भाई बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचे। तो वो जो फोर्स है वो प्रेशर दिया हार्ट ने। उसके बाद उसे ब्लड को ले जाने का जो काम है ना दोस्तों, वो किसने किया? ब्लड ने किया। अब आपको सर ब्लड का फिर फंक्शन क्या हुआ? अब बॉडी को क्यों जरूरत पड़ी ब्लड की? तो एक्चुअली में मेन जो चीज है वो क्या है कि भाई हमारा जो बॉडी है ना, हमारे पूरे बॉडी टिश्यूज मतलब सिस्टम से बनी हुई है। सिस्टम जो है वो टिश्यू से बनते हैं, ऑर्गन से बनते हैं, और ऑर्गन जो है टिश्यू से बनते हैं, टिश्यू जो है वो सेल से बनते हैं। ऐसे बनते हैं सेल, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन, फिर सिस्टम एंड फिर बॉडी। ठीक है, यही होता है। सेल है, फिर टिश्यूज है, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से सिस्टम बनेगा, और सिस्टम से हमारी क्या बनेगी? बॉडी बनेगी। अब जो बेसिक जो स्ट्रक्चर वो सेल हो गई, मतलब कि छोटी से छोटी जो चीज जिसका हम ध्यान रखेंगे वो सेल होगी। अब आप खुद सोचो दोस्तों कि सेल को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? तो आप कहोगे सर ब्लड चाहिए, मैं कहूंगा नहीं चाहिए। आप कहोगे कि सर फूड चाहिए, मैं कहूंगा नहीं चाहिए। आप कहोगे सर ऑक्सीजन चाहिए, मैं कहूंगा नहीं चाहिए। तो आप कहोगे सर ये क्या चीज हुई? फिर क्या चाहिए? बॉडी को, सेल को चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है तो सेल क्या हो जाएगी दोस्तों? डेथ हो जाएगी। अब वो एनर्जी देने का काम कौन करता है? वो एनर्जी देने का काम करते हैं दो चीजें। एक नहीं करता। आपको सिर्फ ब्लड करता है? नहीं, मैं कहूंगा ब्लड नहीं करता। दो चीजें करते हैं जो कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ट्रक का काम करता है, वो उसको पहुंचाने का काम करता है। उन दोनों चीजों को मेनली, पहली चीज है फूड और दूसरी है ऑक्सीजन। अब जो फूड है वो बॉडी टिश्यूज तक पहुंच गया ना, और ऑक्सीजन नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर ऑक्सीजन पहुंच गई, फूड नहीं है, तो भी कोई फायदा नहीं है। जैसे कि पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में चला गया मान लो, तो भी पेशेंट की डेथ हो सकती है। वहां पर ऑक्सीजन तो जा रहा है बट क्या नहीं है? फूड नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि ऑक्सीजन नहीं है, तो भी पेशेंट की क्या हो जाएगी दोस्तों? डेथ हो जाएगी। तो क्यों क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम रेस्पिरेशन की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो रेस्पिरेशन की एक्सटर्नल डेफिनेशन तो सबको पता है, बच्चों को भी पता है और दादी को भी पता है मेरी को, कि ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 बाहर जाएगी, तो वो सबको पता है। बट मेन डेफिनेशन क्या होती है? मेन डेफिनेशन ये होती है कि भाई फूड का ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। अब बॉडी की जो सेल्स है वो फूड का ऑक्सीडेशन क्यों करती है? भाई फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या किस में कन्वर्ट करती है? एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और एनर्जी रहेगी तो सेल हमारी क्या रहेगी? जीवित रहेगी। अब क्या होगा दोस्तों कि कुछ समय तक अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी हमारी बॉडी क्या चला लेती है दोस्तों? काम चला लेती है। ठीक है, हमारी बॉडी कोशिश करेगी बिल्कुल ऑक्सीजन को प्राप्त करने की, कहीं से मिले मिले। ठीक है, फिर भी मतलब कि इरिवर्सिबल डेथ नहीं होता कि मतलब एक बार डेथ हो गई टिश्यूज के, वापस से नहीं हो पाएगा। कुछ समय तक। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर पर्सन जो है, ये माना जाता है कि जो इरिवर्सिबल जो डेथ है ना, उसका जो टाइम पीरियड है वो है 4 to 6 मिनट। 4 से 6 मिनट का क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। अगर ठीक है, कम से कम 4 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट, तो उसको हम 4 मिनट मानेंगे, स्मॉलेस्ट मानेंगे कि भाई 4 मिनट, क्योंकि हो सकता है कि मेरे को 4 मिनट चाहिए, आपको 6 मिनट चाहिए, ऐसे अलग अलग हो सकता है। तो 4 to 6 मिनट इज एवरेज एंड मिनिमम इज 4 मिनट। तो दोस्तों अगर पर्सन को मान लो आ गया कार्डियक अरेस्ट, अब पर्सन का हार्ट नहीं कर रहा ब्लड सप्लाई, हार्ट पंप नहीं कर रहा, तो ब्लड आगे नहीं जा रहा, टिश्यूज तक नहीं जा रहा, फूड नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, सेल की डेथ होने स्टार्ट हो जाएगी, इरिवर्सिबल डेथ होने स्टार्ट हो जाएगी। कितने मिनट के बाद? 4 मिनट के बाद। मिनिमम 4 मिनट है, तो 4 मिनट के बाद डेथ स्टार्ट हो जाएगी। अगर एक बार इरिवर्सिबल डेथ होगी तो जो चीज इरिवर्सिबल है उसको हम वापस से क्या नहीं कर सकते? रिवर्सिबल नहीं कर सकते, तो पर्सन को हम बचा नहीं पाएंगे। तो पर्सन की डेथ होना क्या है? स्वाभाविक है, होगी। ठीक है, अब नर्स के दिमाग में यह बात जरूर रहनी चाहिए, रैपिड रेस्पॉन्स टीम के दिमाग में यह बात जरूर चाहिए कि भाई कार्डियक अरेस्ट आया है, ब्लड सप्लाई रुक गई है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, फूड नहीं जा रहा है। अब ये नहीं जा रहा है तो 4 मिनट से पहले पहले हमें उसको क्या देना है? ऑक्सीजन देना है। उसको क्या देना है दोस्तों? हमें फूड देना है। कैसे देंगे? ब्लड को पहुंचा के। अब सर ब्लड कैसे पहुंचाएगा? ब्लड तो काम ही नहीं कर रहा है, ब्रेन तक तो जाएगा ही नहीं। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे? हार्ट को कंप्रेस करेंगे। हार्ट को कंप्रेस करेंगे तो दो फायदे होंगे। एक तो हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई पहुंचेगी, ब्लड पहुंचेगा कंप्रेस करने से, कहां तक? कोरोनरी आर्टरीज तक। तो हार्ट की खुद की सप्लाई होगी, और कंप्रेस करेंगे तो पास में ही क्या होगा? जो ब्रेन है उसकी भी सप्लाई क्या होती है? पहुंचती है। तो एकदम से एक्टिवेट होगा हार्ट। एक्टिवेट होगा तो फिर वो जैसे कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड पहुंचा, हार्ट को ऑक्सीजन खुद को मिलने लगेगी, तो वो एक्टिवेट होगा और क्या करेगा दोस्तों? अपना काम करने स्टार्ट करेगा, पंप करेगा ब्लड को, और पेशेंट के मतलब जीने के चांस बढ़ेंगे। वैसे नहीं करेगा भाई 100% ऐसा होता ही है, बट नर्स के दिमाग में ये बात जरूर रहनी चाहिए कि अगर 4 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया है, मिनिमम 4, ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट, तो जो पेशेंट उसको बचाना मतलब मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि जो डेथ है वो क्या हो चुकी है? इरिवर्सिबल हो चुकी है। अब जो हार्ट को आप ऑक्सीजन दे दो,
ब्रेन को अब आप ऑक्सीजन दे दो कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेल जो टिश्यूज थे वो अब डेथ हो चुके हैं, उनकी बिल्कुल मर चुके हैं, अब वो जिएंगे नहीं, वापस ही नहीं आएंगे वो। ठीक है, इसलिए नर्स के दिमाग में ये बात जरूर रहना जरूरी है कि हाउ लॉन्ग द क्लाइंट वाज एनोक्सिक, कि जो क्लाइंट है वो कितनी देर तक क्या था, एनोक्सिक था। अगर वो बहुत ज्यादा देर तक एनोक्सिक था तब मुझसे नहीं बचा पाते। ऐसा थोड़ी होता है कि आप हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके गए और आपने कहा 2 घंटे पहले इसकी डेथ हो गई तो वो सीपीआर स्टार्ट करते हैं। अगर वो कर भी रहे हैं तो वो बस ऐसे मान लो कि वो खुद के फायदे के लिए या कुछ भी, मतलब उस वे में मान लो, बट पेशेंट को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इरिवर्सिबल डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए नर्स को ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। ऐसे नहीं है कि वो ये कह रही है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया, मैं खाना खा लेती हूँ उसके बाद में मैं सीपीआर हम करेंगे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नर्स जल्दी से जल्दी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें पता है कि जो एक बार अगर इरिवर्सिबल डेथ होने लग गई तो जो पेशेंट है दोस्तों उसको बचाना पॉसिबल नहीं होगा, पेशेंट को बचाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। मैंने बिल्कुल बेसिक से आपसे समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से पूरा सिस्टम हमारे बॉडी का काम करता है। तो मेन टाइम पीरियड आप इसका 4 मिनट मान लो कि अगर 4 मिनट से ज्यादा टाइम पीरियड हो गया तो जो डेथ जो होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। इरिवर्सिबल डेथ, इरिवर्सिबल डेथ हो जाएगी। तो उसके बाद में अगर आप सीपीआर भी दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। अब देखो ये उसके बाद सीपीआर दे रहे हो, ड्रग्स दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है। कैसे? अभी देखो ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, इमरजेंसी मेडिकेशन अवेलेबल फॉर द क्लाइंट। अरे भाई अवेलेबल होने से कुछ नहीं है, मेन चीज ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है नहीं है। अवेलेबल है ठीक है, अच्छी बात है कि अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन मेन सबसे पहली जो प्रायोरिटी है ना वो मैं इसको दूंगा कि क्लाइंट एनोक्सिक कितनी देर तक है। अगर मान लो आपके पास ड्रग्स भी और पेशेंट को 1 घंटा हो गया, कार्डियक अरेस्ट आए हुए, क्या काम की वो ड्रग्स? कोई काम की नहीं है, रखो उनको, कोई फायदा नहीं है। मेन ये है कि भाई एनोक्सिक कितनी देर से हो। अगर वो ज्यादा देर से एनोक्सिक, कोई फायदा नहीं है ड्रग्स का, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। नहीं बच्चे, कई बच्चों को लग रहा होगा सर ये ऑप्शन भी तो ठीक लग रहा है, तो इस आधार पर नहीं होगा। इन दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है, ये दोनों तो भीड़ से अलग ही है। ये तो कह रहे हैं कि भाई हमें तो पढ़ो चाहिए मत पढ़ो, किस किस को, एज ऑफ द क्लाइंट। भाई एज ऑफ द क्लाइंट से क्या है, ऐसे थोड़ी है कि 95 की हो गई, दादी को तो जाना ही था, चले जाने दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एज ऑफ द जो क्लाइंट है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है, सबको एनोक्सिक होना है, सबकी रिवर्सिबल डेथ होनी है, सब मरेंगे एक दिन। सॉरी, हार्ट रेट ऑफ द क्लाइंट बिफोर द अरेस्ट। अब देखो हार्ट रेट क्या थी अरेस्ट की वो कोई सुनी, अब एक बार अरेस्ट आ गया ना तो उसके बाद में हमें उसको बचाना है, हमें कोशिश करनी है कि वो बचे, वो मेन चीज वो है। तो हार्ट रेट ऑफ द क्लाइंट बिफोर द अरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये जानना जरूरी है कि हाउ लॉन्ग द क्लाइंट वाज एनोक्सिक। लिख लो। ब्लैक कलर कहाँ है? हाँ जी, आप लिखो। इसमें लिखो, क्या लिखोगे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा देता हूँ एक बार आपको मैं। लिखो कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट वाले क्लाइंट में, वाले क्लाइंट में नर्स को, नर्स को यह बात, यह बात जरूर याद रखनी चाहिए, जरूर याद रखनी चाहिए, जरूर याद रखनी चाहिए कि क्लाइंट, क्लाइंट कितनी देर से, क्लाइंट कितनी देर से एनोक्सिक है, एनोक्सिक है। ठीक है, बस थोड़ा लिखो, आगे बढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या हो रहा है, हमारा स्टार्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट इज फाउंड अनकॉन्शियस एंड अनरेस्पॉन्सिव। अब हमारा जो सीपीआर का जो पार्ट है दोस्तों वो क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब यहां से हमारा सीपीआर का पार्ट क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है कि एक क्लाइंट इज फाउंड, एक क्लाइंट है दोस्तों वो क्या पाया जाता है, अनकॉन्शियस एंड अनरेस्पॉन्सिव। पहली स्टेज इन्होंने खुद ने बता दी है कि भाई जो क्लाइंट जो है ना आपका वो क्या है, अनकॉन्शियस एंड अनरेस्पॉन्सिव। अब एक पेशेंट के पास गए, या पेशेंट के पास गए या बाहर गए, कहीं भी गए आप सोचो, ठीक है, हो सकता है कि आप मार्केट के अंदर हो, एक कोई वहां पर गिरा हुआ है, आप गए उसके पास, बेचारा वो लेटा हुआ है, आपको पता नहीं है, आपने उसको चेक किया, आपने देखा कि जो क्लाइंट है अनकॉन्शियस है। ठीक है, आपने उसको बोला हे आर यू ओके, ए भाई ठीक है क्या, ठीक है क्या हाल जी भाई, सब पूछ लिया आपने, अपनी लैंग्वेज में पूछो, दैट वुड बी मोर बेटर इफ यू नो दैट व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट। अगर आपको ये पता है कि पेशेंट की लैंग्वेज क्या है तो उसकी लैंग्वेज में पूछना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई कोई बेचारा गांव का है, उसको इंग्लिश में आता नहीं और आप पूछे है आवर यू ओके, और वो बेचारा ठीक भी है बट आर यू ओके, बट वो ठीक भी है बट उसको पता नहीं क्या बोल रहा है, तो वो कहेगा छोड़ो ना इसको क्या बोल रहा है।
ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज में बोलो। अब इसमें ये कह रहा है कि जो क्लाइंट अनकॉन्शियस है वो अनरेस्पॉन्सिव है, तो व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, नर्स को पहले क्या करना चाहिए, नर्स को क्या करना चाहिए बताओ। अब आप पहला दे रखा है कि इनिशिएटिव कोड, कि भाई जो इमरजेंसी जो कोड है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इनिशिएटिव कोड है तो सो आई विल टेक दिस क्वेश्चन दैट पेशेंट इज इन हॉस्पिटल। अगर ऐसा है तो मैं ये मानूंगा कि जो पेशेंट है वो किसके अंदर है, हॉस्पिटल के अंदर है। सेकंड वन, चेक फॉर रेडियल पल्स, कि जो पेशेंट है दोस्तों उसके हम रेडियल पल्स को क्या करेंगे, चेक करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में चिल्ड्रन नहीं लिखा हुआ है, इन्फेंट नहीं लिखा हुआ, कोई एज नहीं लिखी हुई है, देन यू विल कंसीडर दैट पेशेंट एज एडल्ट, एज एन एडल्ट। ठीक है, तो उस पेशेंट को आप एज एन एडल्ट क्या करोगे दोस्तों, कंसीडर करोगे, अगर नहीं दे रखा है तो इसमें नहीं दे रखा तो इसको एडल्ट मानेंगे। ठीक है, तो चेक फॉर रेडियल पल्स। नेक्स्ट वन इज कंप्रेस द लोअर स्टर्नम, आप कंप्रेस स्टार्ट कर दो उस पेशेंट का। पहला कह रहा है कोड स्टार्ट कर दो, सेकंड कह रहा है रेडियल पल्स को चेक करना स्टार्ट करो, थर्ड कह रखा है कंप्रेस द लोअर स्टर्नम, एंड लास्ट वन इज गिव 4 फुल लंग इन्फ्लेशंस, मतलब ब्रीथिंग दो उसको। ठीक है, 4 फुल लंग इन्फ्लेशंस हम उसको क्या करेंगे दोस्तों, देंगे। ये 4 हमारे पास क्या है ऑप्शन। अब आप बताओ कि क्या करना होगा इसको। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, पढ़ाना तो मुझे है ही, फिर भी आप आंसर देना चाहो तो कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो मुझे क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज से हम अब स्टार्ट करते हैं हमारी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस कहां से बनेंगे, सब वहां से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएलएस क्या है। बीएलएस सिंपल सा आ जाएगा कि भाई बीएलएस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो आपकी बेसिक लाइफ सपोर्ट। बीएलएस इज बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, फिर एक आजकल आता है दोस्तों ACLS, ACLS इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो एडवांस्ड कार्डियो, ठीक है, वेस्कुलर, L फॉर लाइफ सपोर्ट, बस हो गया। तो एडवांस्ड कार्डियो, कई बार सिर्फ कार्डियो भी लिख देते हैं, वो पूरा पल्मोनरी नहीं भी लिखेंगे तो सिर्फ कार्डियो भी लिखा जाता है। अगर ऑप्शन में आपको कार्डियो पल्मोनरी तो देन यू विल चूज कार्डियो पल्मोनरी, अगर नहीं दे रखा है सॉरी कार्डियोवैस्कुलर, और अगर नहीं दे रखा है तो आप सिर्फ कार्डियो भी मान सकते हो। ठीक है, तो एडवांस्ड कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको अंतर पता होना चाहिए कि भाई बीएलएस में और एसीएलएस के अंतर है क्या, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों के एक बार जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं ना। तो हम देखते हैं कि बीएलएस में और एसीएलएस के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो मेनली बीएलएस है ना किसी भी पर्सन के द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है। बीएलएस में ये जरूरी नहीं होता कि भाई जो पर्सन है वो मेडिकोज होना चाहिए, मेडिकल फील्ड से होना चाहिए, कोई भी साधारण पर्सन जो है दोस्तों वो क्या कर सकता है, वो बीएलएस दे सकता है। बट एसीएलएस जो है दोस्तों वो ट्रेंड पर्सन के द्वारा दिया जाता है, पहली चीज ध्यान रखना। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंस है, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। दूसरी बात, बीएलएस है ना वो मेनली कहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन एसीएलएस जो है वो मेनली हम ज्यादातर मतलब हॉस्पिटल सेटिंग में देंगे। अब द वर्ड हॉस्पिटल सेटिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे इसको कंसीडर करेंगे कि दैट पेशेंट शुड बी इन हॉस्पिटल। नो, आई विल से नो, कि जरूरी नहीं है कि पेशेंट इज इन हॉस्पिटल, पेशेंट एम्बुलेंस में भी हो सकता है। एम्बुलेंस ऑल्सो इंक्लूड हॉस्पिटल सेटिंग, जो एम्बुलेंस है दोस्तों वो भी हॉस्पिटल सेटिंग को क्या करती है, आपकी इंक्लूड करती है। तो जो बीएलएस है वो कहीं भी दिया जा सकता है, मार्केट में कहीं भी किसी भी जगह पे दिया जा सकता है, लेकिन मेनली एसीएलएस जो है ना दोस्तों उसको हम मानते हैं कहां पे दिया जाता है, ये हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर दिया जाता है। एसीएलएस इज गिवन इन हॉस्पिटल सेटिंग। ठीक है, ज्यादातर बीएलएस के अंदर हम दोस्तों ड्रग्स का यूज नहीं करते हैं, नो यूज ऑफ ड्रग्स, नो यूज ऑफ ड्रग्स, और एडवांस जो इक्विपमेंट है उनका भी यूज नहीं करते, नो यूज ऑफ एडवांस इक्विपमेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि डिफिब्रिलेटर जो है ना उसको हम एडवांस इक्विपमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब कि एक नॉर्मल पर्सन भी विदाउट मेडिकोज भी ऑटोमेटेड जो इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर आजकल आते हैं, एएडी जो आते हैं दोस्तों, उनका यूज कर सकता है, और उसको हम एडवांस इक्विपमेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। कहीं मैं आपको बीएलएस पढ़ा रहा हूं, मैं सीपीआर पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि डिफिब्रिलेटर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई सर आप कहोगे सर डिफिब्रिलेटर देना कोई छोटी बात तो नहीं है, मुझे तो नहीं आता देना, तो इसको एडवांस इक्विपमेंट में शामिल क्यों नहीं करेंगे भाई? इसलिए शामिल नहीं करेंगे, सुनो, ये वो डिफिब्रिलेटर नहीं है। आजकल जो डिफिब्रिलेटर आते हैं दैट आर एईडी होते हैं वो, ठीक है, ऑटोमेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर होते हैं वो,
उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर कुछ करना ही नहीं होता। आपको सिर्फ क्या करना होता है दोस्तों, उसको पहनाना होता है, ठीक है, लगाना होता है, मतलब उसके पैड जो है वो खुद ही सब कुछ करेगा। पैड को लगाया आपने, खुद सब कुछ करेगा वो, मतलब वो देखेगा कि भाई जरूरत है या नहीं है, नहीं है तो वो कोई करंट का शॉक डिलीवर नहीं करेगा। तो मतलब कि उस आपको आपको याद करने की जरूरत होती है, क्योंकि आप एसीएलएस के अंदर इंक्लूड होते हो कि भाई कितनी जूल एनर्जी देते हैं, कितना देते हैं, बट जो एईडी आते हैं वो खुद देता है, जो भी उसको देना है वो सारी एनर्जी वो खुद देता है, इसलिए एडवांस इक्विपमेंट में शामिल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो अगर बीएलएस के अंदर आप डिफिब्रिलेटर को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। इसके अंदर हम ड्रग्स का भी यूज करेंगे और एडवांस इक्विपमेंट दोस्तों का भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि एडवांस इक्विपमेंट नहीं दिखा दी मैंने, हाँ। इसके बाद है दोस्तों इन्वेजिव। मेनली जो बीएलएस जो होता है ना दोस्तों, वो नॉन इन्वेजिव होता है, नॉन इन्वेजिव, क्योंकि उनको तो भाई कैनुला लगाना थोड़ी आता है, उनको ड्रग्स देना थोड़ी आता है, बेचारा जो ऐसा पर्सन है। लेकिन एसीएलएस जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, इन्वेजिव होता है। उनको तो सारा ड्रग्स ट्रीटमेंट सब देंगे, वो तो जो भी ड्रग्स देनी होती है वो सब वो क्या करते हैं दोस्तों, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो थोड़े से ये एक दो डिफरेंस है, इनको आपको पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर, पहला क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म से आता है, तो शायद मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा बच्चा भी होगा जिसको इसकी फुल फॉर्म भी नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो भाई प्लीज थोड़ा सा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो, मतलब थोड़ा नहीं। अगर आपको सीपीआर की फुल फॉर्म जिस भी बच्चे को नहीं आती है ना, तो बहुत ज्यादा पढ़ो, थोड़ा नहीं, दिन रात पढ़ो, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है, रुकना नहीं है ना। मैं ये तो नहीं कहूँगा पढ़ना ही छोड़ दो, ये ऐसा नहीं कहूँगा। अब इसके अंदर सीपीआर है दोस्तों, जो टेक्निक है जो जिसमें हम डिलीवर करते हैं, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूं, आजकल एक वर्ड और यूज करने लग गए दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं सीपीसीआर। तो हो सकता है कि भाई नया कोई क्वेश्चन बना दें कि भाई सीपीसीआर क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सीपीसीआर के बारे में ध्यान रखना, बस इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया, कार्डियोपल्मोनरी सेरिब्रल रिससिटेशन। तो इस वर्ड को थोड़ा सा और ध्यान रख लेना। कार्डियो, ये भी वही है, सेम है, सीपीआर ही है, बट ये वर्ड यूज करने लग गए आजकल, पल्मोनरी सेरिब्रल रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी सेरिब्रल रिससिटेशन। अब देखो दोस्तों, सीपीआर के अंदर दो वर्ड आए, एक आया कार्डियो और एक आया पल्मोनरी। थोड़ा सा समझाता हूं, एक वर्ड आया कार्डियो एंड सेकंड वर्ड जो आया दोस्तों दैट इज पल्मोनरी, ठीक है। एक कार्डियो आ गया, पल्मोनरी। कार्डियो जो तरीका है देने का, कार्ड में मतलब हार्ट को हम किस प्रकार से दोस्तों वापस से रिवाइव करेंगे, रिससिटेशन मतलब वापस एक उसी कंडीशन में लाना जिसमें वो नॉर्मल में था। किस प्रकार से करेंगे भाई हार्ट को हम, सिंपल सी बात है दोस्तों, चेस्ट कंप्रेशन के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन के द्वारा करेंगे। और पल्मोनरी लंग्स को रिवाइव करने के लिए क्या करेंगे भाई, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, क्योंकि ऑक्सीजन तो साथ में चाहिए ना, तो जो ब्रीथिंग देते हैं वो देंगे, तो आर्टिफिशियल जो ब्रीथिंग है वो दी जाएगी। तो कार्डियो मतलब चेस्ट कंप्रेशन, तो ये टेक्निक हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, और कुछ तो नहीं करते। एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी पेशेंट है, अगर आपने उसको सीपीआर दिया तो उसके सर्वाइवल जो रेट है वो कितने परसेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सीपीआर सर्वाइवल रेट, हालांकि ये डाटा इंडिया की नहीं है, बट फिर भी आपको याद रखना है 20% चांसेस हो जाते हैं कि वो बच सकता है, ठीक है। बिना सीपीआर तो वो उसकी डेथ होने चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो सीपीआर थोड़ा सा क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है उसके सर्वाइवल को, उसके जीने के सर्वाइवल को क्या कर देता है दोस्तों, इंक्रीज कर देता है कि वो बच सकता है। अगर बिना सीपीआर 10% बच रहा है तो 20% चांसेस हो जाएंगे उसके बचने के। तो सीपीआर की सर्वाइवल रेट कितनी होती है, 20% होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि भाई ये सीपीआर है ना कौन देता है, इसकी गाइडलाइंस आपको मैं बताता हूं कि भाई जो कंप्रेशन की जो रेट है वो 100 to 120 चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट होनी चाहिए, इतनी ब्रीथिंग 30:2 है। ये कहां से आते हैं, ये कहां से निकल के आ रहे हैं, 15:2, 13:2, इनका कोई तो देता होगा ना। तो ध्यान रखना कि ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो गाइडलाइंस है ये किसके द्वारा दी जाती है, सीपीआर की गाइडलाइंस कौन देता है। अगर आपको खुद को मतलब ढूंढना है कि मैं सीपीआर कहां से ढूंढूं, ये टॉपिक मुझे अगर और पढ़ना है तो आप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन देता है ये गाइडलाइन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो सीपीआर की जो गाइडलाइन है दोस्तों किसके द्वारा दी जाती है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा दी जाती है। एक्चुअली में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक कमेटी बनाता है, ILCOR के नाम से उस कमेटी को हम जानते हैं, इंटरनेशनल लाइजन कमेटी ऑन रिससिटेशन, ठीक है। तो लिख लो, चलो फुल फॉर्म लिख लो यार, क्या पता
किसी के ऐसे दिमाग में आ जाए कि बस भाई मुझे तो ऐसा ही क्वेश्चन देना है और पूछ ले, कमिटी ऑन रिससिटेशन, ऑन रिससिटेशन, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्या करता है कि हर हर कंट्री की जितनी भी जो कमेटीज जो होती हैं हार्ट से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको भेजता है और उनसे मांगता है कि भाई क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्या, फिर उन सबको इंक्लूड करके क्या बनाता है, गाइडलाइन बनाता है। तो उसके लिए वो कमेटी बनाता है। तो सीपीआर की गाइडलाइन के लिए कौन सी कमेटी बनाई जाती है, तो इंटरनेशनल लेजियोन कमेटी ऑन रिससिटेशन इसका क्या है नाम है, ठीक है। इस कमेटी का नाम क्या है, इंटरनेशनल लेजियोन कमेटी ऑन रिससिटेशन, लेजियोन बोल दो, लाइसन बोल दो, अभी वो बस नाम याद रखना आपको, ज्यादा नहीं, और इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना कि ILCOR, इंटरनेशनल लाइसन कमेटी ऑन रिससिटेशन जो है दोस्तों, ये कमेटी आगे भेजती है और फिर इसको एक्सेप्ट किसके द्वारा किया जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, वो इसको जनरेट बताती है कि भाई ये गाइडलाइंस सबके बार आई हैं, ये नए नए चेंजेस आए हैं, ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब हम सीपीआर की मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़ेंगे। सीपीआर, पूरे सीपीआर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है ना दोस्तों, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ सीपीआर। अगर आपको सीपीआर का सीक्वेंस नहीं आता ना तो आप पूरा सीपीआर पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। तो सीक्वेंस ऑफ सीपीआर है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या सीक्वेंस है सीपीआर का, पहले उसको हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहली चीज सीपीआर के अंदर ध्यान रखना है आपको, सेफ्टी। ठीक है, अभी लिखवा दूंगा, मैं समझा दूंगा एक एक करके। सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए दोस्तों, सेफ्टी है सबसे ज्यादा। इसके बाद में मैं चलो पढ़ाऊंगा आपको एक एक करके, तो वहीं समझा दूंगा। पहले हम लिख लेते हैं, चेक द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ पेशेंट, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ पेशेंट। आगे जाएंगे, भाई अकेले हो तो किसी को बुलाओगे और जो एक्टिवेट, जो इमरजेंसी एक्टिवेशन जो सिस्टम है या कोड जो है, उसको इमरजेंसी कोड है, उसको क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। तो कॉल फॉर हेल्प, हेल्प एंड एक्टिवेट इमरजेंसी कोड, कोड लिख देता हूं मैं, ठीक है। इमरजेंसी कोड लिख दो, इमरजेंसी सिस्टम लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, सिस्टम लिख दो, कोड लिख दो, कुछ भी, ये काम करेंगे। तो तीन हो गए, सेफ्ट, चेक द रेस्पॉन्सिवनेस, कॉल फॉर हेल्प एंड एक्टिवेट इमरजेंसी सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करोगे आप बताओ भाई, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पेशेंट की पल्स चेक करेंगे और ब्रीथिंग चेक करेंगे। तो चेक द पल्स, चेक द पल्स एंड ब्रीथिंग ऑफ पेशेंट। मैं आपको कई चीजें बताऊंगा आज, आप सीधा पढ़ ले तो चेक करेंगे, सीपीआर देने लग जाएंगे। जरूरी नहीं होता हर चीज में भाई पेशेंट को सीपीआर देने की। हो सकता है कि भाई पेशेंट के अंदर पल्स प्रेजेंट और ब्रीथिंग नहीं है, तो क्या करोगे। पेशेंट के अंदर पल्स भी प्रेजेंट है, ब्रीथिंग भी प्रेजेंट है, तो क्या करोगे। ठीक है, तो मतलब आपको हर चीज पता होनी चाहिए, और दोनों चीज नहीं है तो क्या करोगे। तो तीन अलग अलग सिचुएशंस बनती हैं, उन तीनों सिचुएशंस के बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। ऐसे नहीं है बस पढ़ लिया, पल्स चेक, चेक करने के बाद क्या हो रहा है। मान लो किसी पेशेंट के अंदर है ना पल्स प्रेजेंट है लेकिन ब्रीथिंग नहीं है, तो क्या आप उसको सीपीआर दोगे। बताओ आप लोग, आप खुद बताओ कि अगर किसी भी पेशेंट के अंदर मान लो पल्स प्रेजेंट है बट ब्रीथिंग एब्सेंट है, तो क्या आप उस पेशेंट को सीपीआर दोगे, बताओ। इसके बाद में नेक्स्ट क्या हुआ, चेस्ट कंप्रेशन। मैं समझा दूंगा कि भाई कब देंगे कब नहीं देंगे। अभी तो मैं सीक्वेंस ये मान रहा हूं कि जो पेशेंट है भाई उसके अंदर पल्स भी नहीं है और ब्रीथिंग भी नहीं है, ये मानकर मैं लिखा रहा हूं कि हम उसको क्या देंगे, चेस्ट कंप्रेशन देंगे। ठीक है, कितने हो गए सीक्वेंस हमारे, 3 4 और 5। चेस्ट कंप्रेशन के बाद में क्या आएगा दोस्तों, एयरवे। तो ओपन एयरवे लिख लो, चाहे एयरवे ओपन लिख लो, क्योंकि CAB आजकल बच्चे लिखते हैं ना, तो उस वे में बता रहा हूँ, ओपन एयरवे। एयरवे को ओपन करने के बाद फिर क्या दोगे, ब्रीथिंग, ये लो ब्रीथिंग। और फिर अगर जरूरत पड़ी तो डिफिब्रिलेटर, तो डिफिब्रिलेशन लिख देता हूं। तो ये आपका सीपीआर का क्या है दोस्तों, सीक्वेंस। बस अगर आपको ये सीक्वेंस आता है तो आप हर चीज कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो इससे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट की सेफ्टी चेक करेंगे, हमारी सेफ्टी चेक करेंगे, ध्यान रखना पेशेंट और खुद की भी। कैसे मैं समझाऊंगा कैसे, चेक द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ पेशेंट, पेशेंट रेस्पॉन्सिव है या नहीं, ये कॉल फॉर हेल्प, चेक द पल्स एंड ब्रीथिंग, चेस्ट कंप्रेशन देंगे, ओपन एयरवे, ब्रीथिंग, और लास्ट में क्या है दोस्तों, डिफिब्रिलेटर है। ठीक है, ये कुछ इमेजेस दे रखी हैं, तो इन इमेजेस के आधार पे भी आप समझ सकते हो। चलो छोड़ो, बाद में देखते हैं, ये इमरजेंसी इनके चक्कर में आप फिर गड़बड़ कर दोगे। चलो अब हम शुरू करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं इनको ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेफ्टी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेफ्टी।
भाई एक बात बताओ कि आप है ना रोड के ऊपर बैठे हुए हो, ठीक है, सॉरी आप रोड से ऐसे जा रहे हो और आपने देखा कि यहाँ पर एक पेशेंट बेचारा लेटा हुआ है और इधर से गाड़ियां आ रही हैं, गिर गया ये पर्सन, मतलब चल रहा था कैसे भी वो गिर गया ये, और इधर से जो गाड़ियां हैं ना वो आ रही हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ी सीपीआर देने लग जाओगे कि रोड के ऊपर सीपीआर देने लगे बीच के ऊपर ही, तो आपको क्यों, आपको भी टक्कर मार जाएंगे थोड़ी देर, फिर आपको और कोई सीपीआर देगा। अभी तो आप पेशेंट को सीपीआर दे रहे थे, अभी फिर आपको कोई सीपीआर देगा। तो पहली चीज ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, सेफ्टी बहुत जरूरी है। सेफ्टी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो सीपीआर जिस जगह पे दे रहे हो ना वो सेफ है या नहीं आपके लिए और पेशेंट के लिए। कोई बिल्डिंग, कोई पेशेंट है दोस्तों, वो मान लो उसके ऊपर कोई भी जो बिल्डिंग है वो गिर रही थी, उसमें उसका कुछ पार्ट गिर गया, ऊपर से कुछ गिर गया और वो यहाँ पर लेटा हुआ है और अभी भी ऊपर से पार्ट्स गिर रहे हैं, मान लो टूट के गिर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि ये पार्ट्स गिर रहे हैं और आप अभी भी क्या कर रहे हो, पार्ट्स गिरने के बाद भी वहीं पर ही सीपीआर दे रहे हो, थोड़ी देर बाद में फिर आपको कोई सीपीआर देगा। तो ये जरूर ध्यान रखना कि सेफ्टी बहुत जरूरी है ना। मैंने इधर लिख दिया गया यार, इधर लेता हूँ इसको। पहली चीज हो गई सेफ्टी, तो सेफ्टी जरूरी है, किसकी जरूरी है, सेल्फ की भी जरूरी है एंड जो पेशेंट है दोस्तों उसकी भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पेशेंट की सेफ्टी जरूरी है, भाई हम हैं तो पेशेंट है, हम ही नहीं है तो फिर पेशेंट भी क्या करेगा, ठीक है। तो पेशेंट को हम अनसेफ एरिया से क्या लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे। ऐसी कंडीशन में अगर सेफ नहीं है तो पेशेंट को हम अवे करेंगे, तो अवे द पेशेंट फ्रॉम, अवे द पेशेंट फ्रॉम अनसेफ एरिया। जो एरिया सेफ नहीं है उससे हम पेशेंट को क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब समझने की बात है सेकंड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड दोस्तों रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस। अब हम रेस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे आप बताओ भाई। पेशेंट के अंदर अगर आपको रेस्पॉन्सिवनेस चेक करना है तो आप किस प्रकार से पेशेंट के अंदर रेस्पॉन्सिवनेस जो है वो चेक कर सकते हो, क्या कैसे चेक कर सकते हो भाई। सिंपल सी बात है कि अगर आपको पेशेंट के अंदर रेस्पॉन्सिवनेस चेक करना है तो आप उसको सबसे पहले क्या करोगे, हिलाओगे, शेक करोगे पेशेंट को, और फिर उसके जो शोल्डर है उसके ऊपर क्या करोगे, जोर जोर से टैप करोगे और फिर तेज बोलोगे। क्यों, अब धीरे बोल दो। तो देखो एक तो भाई जो पेशेंट है मान लो कि पहले से अनकॉन्शियसनेस है, उसको सुन पाए या नहीं सुन पाए, या हो सकता है कि जो पेशेंट है वो बहरा हो, या बहरा तो वैसे भी नहीं सुन पाएगा, सॉरी कम सुनता हो जिसको। तो जरूरी है कि आप उसको क्या बोलोगे दोस्तों, तेज बोलोगे। स्पीक लाउडली बोलना बहुत जरूरी है। पेशेंट को शेक करना है, हिलाना है और शोल्डर को क्या करना है, टैप करना है। अब क्वेश्चन आ गया कि क्या चीज नहीं करोगे एक बच्चे को आप सीपीआर दे रहे हो तब। अब बच्चे क्या करेंगे, सर ने बताया था शेक करेंगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ये माना जाता है कि न्यूबॉर्न और जो इन्फेंट है ना दोस्तों, उनको हम शेक नहीं करते हैं, हिलाते नहीं है, और ज्यादातर उनको शोल्डर को भी हम टैप नहीं करते हैं। न्यूबॉर्न में और इन्फेंट के अंदर हम टैप करते हैं शोल्डर को, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो लिख लो रेस्पॉन्सिवनेस में क्या करोगे, शेक द पेशेंट, मतलब हिलाना है पेशेंट को थोड़ा सा, शेक द पेशेंट, पेशेंट को शेक करोगे और शोल्डर को क्या करोगे, टैप करोगे, एंड टैप द शोल्डर। अपने शोल्डर को क्या कर दिया, टैप कर दिया। और फिर तेज बोलना है, स्पीक लाउडली। फिर क्या बोलोगे, तेज बोलोगे। अब एक नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के क्या लिखोगे कि न्यूबॉर्न और इन्फेंट के अंदर, न्यूबॉर्न में और इन्फेंट के अंदर नेवर शेक द पेशेंट। हम पेशेंट को शेक नहीं करेंगे और साथ में टैप करेंगे, टैप द सोल। शोल्डर की जगह यहां पर किसको करना पड़ेगा, हमें उसको करना पड़ेगा, सोल को करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। ओके, कैसे, ये देखो पेशेंट लेटा हुआ है, कंधों से आपने हिलाया, हिलाकर आपने कहा आर यू ओके, आर यू ओके, बस ठीक है। अगर उसकी लैंग्वेज आपको आती है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। उसमें बोलना बहुत जरूरी होता है, कहीं उसको आती ही नहीं हो तो वो थोड़ा सा क्या है दोस्तों, जरूरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी उसी प्रकार से है, हेलो आर यू ओके, देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया रेस्पॉन्सिवनेस हो गया चेक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब रेस्पॉन्सिवनेस के बाद में क्या करोगे भाई आप पेशेंट का, आपने पाया कि पेशेंट क्या है, अनरेस्पॉन्सिव है। भाई पेशेंट रेस्पॉन्सिव है तो उसको सीधा हॉस्पिटल लेके जाओ, उसको जरूरत है तो। अगर रेस्पॉन्सिव नहीं है तो ही तो आगे आप इसको कंटिन्यू करोगे। अब ऐसे थोड़ी कि रेस्पॉन्सिव मिल गया तो भी आप उसके शुरू हो गए। पेशेंट बोल रहा है तो इसको मतलब सब कुछ काम कर रहे हैं ना भाई,
ऐसे तो है नहीं कि बोल रहा है उसके अंदर ब्रीथिंग नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो पेशेंट रेस्पॉन्स दे रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो पेशेंट क्या है दोस्तों, अनरेस्पॉन्सिव, तो फिर आपको आगे का सिस्टम क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। अब पेशेंट क्या मिल गया, अनरेस्पॉन्सिव, फिर आप क्या करोगे, वही नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम, कॉल फॉर हेल्प। भाई हम जानते हैं कि एडल्ट के अंदर अच्छी तरह से सीपीआर तभी दे पाएंगे मान लो कि 2 लोग हैं तो, ठीक है। और भी किसी भी चीज में क्या पड़ सकती है दोस्तों, जरूरत पड़ सकती है, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी जरूरत पड़ सकती है, ऐसा भी कोई सिस्टम हो सकता है। तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प, एंड साथ में हम एक्टिवेट करेंगे इमरजेंसी सिस्टम को। अब दोनों चीजें हैं, अगर हॉस्पिटल में तो इमरजेंसी सिस्टम को या कोड को इनिशिएट, ब्लू कोड को इनिशिएट कर देंगे, अगर हॉस्पिटल में नहीं है तो हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, तो वही है, तो एक्टिवेट इमरजेंसी सिस्टम। ऐसे नहीं कि रोड पे और आप बटन ढूंढ रहे हो, कहाँ इमरजेंसी सिस्टम का बटन, सर ने बताया था कहीं ना कहीं पड़ा होगा, इधर उधर पड़ा है, ढूंढूंगा मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखना। अब क्या हुआ दोस्तों, अब हम नेक्स्ट जाएंगे किसकी तरफ, पेशेंट की चेक करेंगे, चेक द पल्स एंड ब्रीथिंग, पल्स एंड ब्रीथिंग। एक्चुअली में ये माना जाता है कि जब हम पेशेंट का पल्स चेक कर रहे हैं, उसी दौरान हम पेशेंट का एब्डोमेन देखेंगे कि उसके अंदर ब्रीथिंग है या नहीं। तो दोनों चीजें एक साथ की जाती हैं, इसलिए ज्यादातर बच्चे पल्स ही पढ़ते हैं, ब्रीथिंग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, पल्स पढ़ते हैं, बट ये किया जाना चाहिए। आपको ब्रीथिंग जब चेक करनी है, कैसे चेक करोगे, जैसे ही आप पेशेंट की क्या देख रहे हो दोस्तों, पल्स देख रहे हो, तो पल्स देखते समय जैसे आपने पेशेंट की क्या देखी दोस्तों, पल्स देखी, तो उसके साथ में ही पल्स देखते हुए आप क्या करो कि भाई उसकी जो ब्रीथिंग है हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मतलब पैटर्न देखो है भी या नहीं है, ब्रीथिंग है भी या नहीं है। वो ऐसे नहीं कि गिनने लग गया, आप कहोगे मैं तो 1 मिनट तक गिनूंगा, फिर आप पढ़ते हो कि भाई 10 सेकंड से ज्यादा तो आपको पल्स चेक ही नहीं करनी है, तो दोनों चीजें एक दूसरे के कॉन्ट्रा इंडिकेटरी हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं है कि एक मिनट तक पूरी, बस आपको देखना है कि भाई ब्रीथिंग है भी या नहीं है, बस वो चीज करनी है। अब पल्स से है ना क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं पल्स से कि भाई एडल्ट जो है उसके अंदर कितनी पल्स होती है, चाइल्ड, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, एडल्ट के अंदर कितनी पल्स होती है, चाइल्ड जो है उसके अंदर कितनी पल्स होती हैं, और जो इन्फेंट है दोस्तों उसके अंदर, सॉरी पल्स होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब कौन सी पल्स चेक करते हैं, कितनी पल्स होती है वो नहीं, कौन सी पल्स चेक करते हैं। एडल्ट के अंदर हम सबको पता है, सही कोई गलती भी नहीं करता है इसको, कैरोटिड। एडल्ट के अंदर हम क्या चेक करेंगे दोस्तों, कैरोटिड चेक करेंगे। चाइल्ड के अंदर ध्यान रखना पहला ऑप्शन कैरोटिड। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और समझाऊंगा, और अगर कैरोटिड नहीं है तो फिमोरल। अब कई बच्चे कहेंगे सर फिमोरल है, लेकिन भाई मैंने जो गाइडलाइंस पढ़ी है ना उसमें साफ लिखा हुआ है कि पहली कैरोटिड को मानते हैं, कैरोटिड, और दूसरी प्रायोरिटी जो है वो फिमोरल को देते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर फिमोरल आएगा, हमने तो ये पढ़ा है कि कैरोटिड, फिमोरल और ब्रैकियल, बट मैं यही मानता हूँ कि पहले कैरोटिड फिर फिमोरल। थर्ड जो है दोस्तों वो क्या है आपका, ब्रैकियल। थर्ड सबको पता है ये कि इन्फेंट के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, ब्रैकियल चेक करते हैं। एक क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों यहाँ पे कि भाई अब कितनी देर तक चेक करोगे, चेक करने का जो टाइम पीरियड है दैट इज 5 to 10 सेकेंड। जो टाइम है वो कितना है, 5 to 10 सेकेंड, मतलब कि शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज्यादा ये टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, 10 सेकेंड से टाइम पीरियड ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी। अब मैं थोड़ी सी चीज आपको बताना चाहता था, एक चीज कि मेडिकल फील्ड के अंदर हम ना एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट को कैसे कंसीडर करते हैं, मतलब सीपीआर में। सीपीआर में ये माना गया है दोस्तों कि भाई किस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि भाई ये माना जाता है कि जैसे इन्फेंट जो है वो तो सबको पता है, इन्फेंट तो सबको पता है यार, 0 to 1 ईयर, 0 to 1 ईयर जो है दोस्तों उसको हम क्या करेंगे, इन्फेंट कंसीडर करेंगे। चाइल्ड जो है ना, अब आपको सिर्फ 12 साल तक करेंगे कि नहीं, ध्यान रखना 1 to 8 ईयर को जब सीपीआर हम दे रहे हैं तो चाइल्ड किसको कंसीडर करते हैं, जिसका 8 से 8 साल तक क्या है, उम्र है। और एडल्ट जो है ना वो 8 साल से ज्यादा। अब आपको सर ये तो बहुत ज्यादा वो बता दिया आपने, अलग चीजें, लेकिन यही मानी जाती है, ध्यान रखना यही कंसीडर किया जाता है सीपीआर देते टाइम। 8 साल से ज्यादा है तो एडल्ट वाला जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं, अगर 1 से 8 साल का है तो चाइल्ड का, और अगर 0 to 1 ईयर है तो इन्फेंट का, ठीक है। 0 to 1 ईयर क्या माना जाता है, इन्फेंट का माना जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता तो आप फिर उस हिसाब से सीपीआर नहीं दे पाओगे। मान लो 11 साल का है, फिर आप किस प्रकार से सीपीआर दे रहे हो, तो ये कंसीडर किया जाता है इन्फेंट 0 to 1 ईयर, चाइल्ड 1 to 8 ईयर, और एडल्ट जो है दोस्तों वो 8 साल से ज्यादा। अब एक बार हम थोड़ी सी पल्स देखते हैं, ये कैरोटिड पल्स चेक की जा रही है यहाँ पे, दिस इज कैरोटिड, ठीक है। यहाँ पर ये फिमोरल चेक की जा रही है, फिमोरल इन्फेंट के अंदर, और यहाँ पर ये सॉरी मतलब कि हम चाइल्ड मान सकते हैं, या इसमें वैसे फिमोरल चेक की जा रही है, बस मैंने ये डाला था कि भाई फिमोरल कहते हैं। वैसे जो हम मानते हैं वो तो हमने किस प्रकार से माना है, हमने ये माना है कि
फीमोरल जो है वो चाइल्ड के अंदर चेक करते हैं, दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन मुझे ये बच्चा इतना बड़ा नहीं लग रहा, बट मैंने मतलब इमेज को ढूंढने के लिए ऐसे डाला था कि भाई फीमोरल को चेक करो, तो इस प्रकार से फीमोरल चेक की जा रही है, तो वो मैं दिखाया सिर्फ। और ये है दोस्तों किसके अंदर, आपके इन्फेंट के अंदर कौन सी चेक की जा रही है, ब्रैकियल। इन्फेंट के अंदर कौन सी चेक की जा रही है दोस्तों, ब्रैकियल चेक की जा रही है। चिल्ड्रन मान के समझ लेना इसको, ठीक है। वैसे तो बच्चा दिख रहा है, छोटा है ये, बट इसको आप चिल्ड्रन मान के क्या कर लो, समझ लो कि यहाँ पर क्या चेक की जा रही है, फीमोरल चेक की जा रही है, फीमोरल। वैसे कैरोटिड की जाती है, मुझे भी पता है, पहला मैंने खुद नहीं बताया आपको, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्ट्रा इंडिकेटिव लग रहा होगा, बट मैं वही मानता हूँ। और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आपका कैरोटिड। तो किस प्रकार से चेक की जाती है वो हम इमेज के द्वारा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है ना दोस्तों, अभी यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी ये दिस इज ब्रैकियल, ये भी कौन सी चेक कर रहा है, ब्रैकियल चेक कर रहा है। इमेज से थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाता है, आपको भी समझ में आने लग जाता है हाँ भाई क्या हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, अब यहाँ पर है ना 3 कंडीशन बनेंगी। भाई आपने पल्स तो चेक कर ली, तो हो सकता है कि जो पेशेंट है, 3 कंडीशन यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, बनती हैं। 3 कंडीशन यहाँ पे बनती है। पहली कंडीशन ये बनती है कि जो पेशेंट है दोस्तों, उसके पल्स क्या है, प्रेजेंट है, और साथ में ब्रीथिंग भी क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है। अब भाई इसको सीपीआर दोगे क्या, बताओ, ऐसे आदमी को आप सीपीआर दोगे जिसके अंदर पल्स भी प्रेजेंट है और ब्रीथिंग भी प्रेजेंट है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। सेकंड चीज दोस्तों, कि जो पेशेंट है दोस्तों, उसके अंदर क्या है कि भाई पल्स तो प्रेजेंट है लेकिन ब्रीथिंग एब्सेंट है, ब्रीथिंग क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। पल्स प्रेजेंट है लेकिन ब्रीथिंग क्या है दोस्तों, एब्सेंट है। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, भाई दोनों ही चीजें, तो पल्स भी एब्सेंट है और जो ब्रीथिंग है वो भी क्या है, एब्सेंट है। ये मैं प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट एब्सेंट लिखता हूं वैसे ना, और ब्रीथिंग भी क्या है, एब्सेंट। अब यहां पर आप लोग रट लेते हो सीधा, भाई आपको ये कंडीशन मिल गई कि पल्स प्रेजेंट है, ब्रीथिंग एब्सेंट है, फिर क्या करोगे। पहली चीज कि भाई पल्स प्रेजेंट है और ब्रीथिंग भी क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है। ध्यान रखना इस कंडीशन के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ पेशेंट को क्या करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। पेशेंट को बस चेक करते रहो कि चला ना जाए आगे, कहीं थोड़ी देर बाद में पल्स ही एब्सेंट हो जाए, तो हम उसको कंटिन्यूस क्या करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे कि भाई उसकी पल्स और ब्रीथिंग है वो चेक करते रहेंगे जब तक कि वो हॉस्पिटल में नहीं चला जाता, उस प्रकार से। सेकंड कंडीशन क्या बनी दोस्तों, कि पल्स प्रेजेंट है और ब्रीथिंग क्या है, एब्सेंट है। अब पल्स प्रेजेंट है और क्या है, ब्रीथिंग एब्सेंट है, तो इसमें क्या करेंगे और थर्ड में क्या करेंगे। तो पहला तो मैंने बता दिया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो अब सेकंड लिख लेते हैं हम। सेकंड के अंदर पेशेंट के अंदर पल्स क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है लेकिन ब्रीथिंग एब्सेंट है, लेकिन ब्रीथिंग क्या है, एब्सेंट। क्या करोगे ऐसे पेशेंट के अंदर, भाई जब पल्स प्रेजेंट है तो सीपीआर देने की जरूरत नहीं है ना, तो ओनली ब्रीथिंग देंगे। ओनली क्या देंगे ऐसे पेशेंट को हम, ब्रीथिंग देंगे, ओनली ब्रीथिंग। ऐसे पेशेंट को ओनली क्या देंगे हम, ब्रीथिंग। कोई चेस्ट कंप्रेशन नहीं देंगे, नो चेस्ट कंप्रेशन, नो चेस्ट कंप्रेशन, कोई चेस्ट कंप्रेशन ऐसे पेशेंट को हम नहीं देंगे। अब ब्रीथिंग कितनी देंगे और कैसे देंगे, चलो पहले तो लिखते हैं कि भाई ब्रीथिंग देंगे कैसे। तो एक्चुअली में एडल्ट और चाइल्ड में थोड़ा सा अलग है ब्रीथिंग देने का। एडल्ट के अंदर जो ब्रीथिंग है ना दोस्तों, हर 5 से 6 सेकंड में हम एक ब्रीथिंग देंगे, हर 5 से 6 सेकंड में हम क्या देंगे, एक ब्रीथिंग देंगे। 5 से 6 सेकंड के लिए नहीं देंगे, ऐसे नहीं कि 5 से 6 सेकंड लगा दिया आपने ब्रीथिंग देने में, आप 1 सेकंड में ब्रीथिंग दे सकते हो, लेकिन गैप कितना होना चाहिए दोस्तों, 5 से 6 सेकंड। अब आप एक बात बताओ कि क्वेश्चन ऐसे ना आकर ये आ जाए कि 1 मिनट में कितनी ब्रीथिंग दोगे, तो भाई 60 में 5 का भाग दे दो और 60 में 6 का भाग दे दो, तो लगभग 60 में 6 का दोगे तो 10 आएगा, क्योंकि 60 सेकंड होती है ना, और 5 का दोगे तो 12, तो 10 टू हम उस प्रकार से ब्रीथ देंगे उस पर्सन को कि 10 से 12 ब्रीथ उसको कितनी मिनट में मिल जाए, 1 मिनट के अंदर उसको मिल जाए, ठीक है। 10 से 12 ब्रीथ मिल जाए, उसका ये टाइम इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। अब चाइल्ड या फिर इन्फेंट कुछ भी लिख सकता है वो, उसके अंदर कैसे दोगे, उसके अंदर जो देते हैं दोस्तों वो देते हैं 3 से 5 सेकंड में, क्योंकि उनको ज्यादा रेस्पिरेशन की जरूरत होती है, तो 3 टू 5 सेकंड में हम पर ब्रीथ देंगे। तो कितनी हो गई भाई, 60 में 5 का भाग दो तो कितना हो गया, 5 5 1 12 है ना। सॉरी यार, 1 मिनट रुकना, कैसे कर रहा हूँ मैं, 12 हो गया ना, सही है मेरा, मैं तो 12 5 60 हो गया, और 60 में 3 का भाग दोगे तो 3 दूनी 6, हाँ 12 से 20। तो चाइल्ड और इन्फेंट में कितनी देंगे हम, 12 से 20
ब्रीथ। मेरी मैथ ज्यादा ही कमजोर हो गई आजकल। ठीक है, 12 से ब्रीथ, 12 से 20 ब्रीथ क्या देंगे हम उसको पर मिनट देंगे। किसको देंगे? चाइल्ड को। चाइल्ड को देंगे 12 से 20 मिनट। अब सर न्यू बॉर्न को, भाई न्यू बॉर्न को तो बहुत ज्यादा ब्रीथ देनी पड़ती है। ठीक है, जो न्यू चाइल्ड और इन्फेंट को अगर पूछता है तो 12 से 20 ब्रीथ, लेकिन यहां पर न्यू बॉर्न लिखा हुआ जाए तो ध्यान रखना न्यू बॉर्न को जो ब्रीथ दी जाती है ना वो बहुत ज्यादा दी जाती है, लगभग 40 से और 60 ब्रीथ पर मिनट दी जाती है। तो 3 क्वेश्चन बन गए यहां पर, फिर से समझा रहा हूं। एडल्ट के अंदर 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट, चाइल्ड और इन्फेंट के अंदर 3 से 5 सेकंड में एक ब्रीथ देते हैं, तो 12 से 20 ब्रीथ। तो एक तो हो गया 10 से 12 ब्रीथ, 12 से 20 ब्रीथ, लेकिन न्यू बॉर्न दे दिया ना तो फिर वहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? 40 से 60 ब्रीथ पर सेकंड लिखना पड़ेगा। तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे नहीं कि रट लिया कोई भी एक चीज, आप ऐसे नहीं, वैसे मत किया करो, थोड़ा सा एक लेवल पे आपको क्या करना है दोस्तों, चलना है। अब हो गया ब्रीथिंग कैसे देखो, अब तरीका भाई ब्रीथ कैसे दोगे। एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई एक ब्रीथ में कितना टाइम लगता है, तो ध्यान रखना कि 1 ब्रीथ जो है ना उसके अंदर जो टाइम पीरियड लगेगा दोस्तों वो 1 सेकंड का लगेगा। कैसे दोगे? तरीका क्या होगा? हाउ, कई तरीके से दे सकते हो। पहला, भाई आपके पास कुछ चीज अवेलेबल नहीं है तो माउथ टू माउथ दे सकते हो। कोई चीज अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कैसे दोगे? माउथ टू माउथ दोगे। इसे हम किस नाम से जानते हैं? किस ऑफ लाइफ। भाई कुछ अवेलेबल नहीं है तो माउथ टू माउथ दो। ठीक है, कैसे? तरीका क्या है भाई? नोज को पिंच करते हैं और माउथ पे पूरा एक सील बनाते हैं कि एयर बाहर नहीं निकले, और एब्डोमेन के अंदर क्या दिखनी चाहिए, मतलब यहां पर क्या दिखनी चाहिए? चेस्ट की एक्सपेंशन दिखना चाहिए। तो पिंच द नोज एंड मेक ए सील, मेक ए सील। अब यहां पर ये मतलब सर चेस्ट कंप्रेशन तो दिया ही नहीं, आप तो सीधा ब्रीथिंग पढ़ाने लग गए। अरे भाई मैं उस पेशेंट की बात कर रहा हूं जिसके अंदर पल्स प्रेजेंट है, अभी हम आएंगे धीरे धीरे उसमें। ठीक है, कई बार ये मत समझने लगना सर समझ में नहीं आ रहा सर, सीधा ही ब्रीथिंग देने लग गए, तो चेस्ट कंप्रेशन आता है, फिर एयर भी आता है, फिर ब्रीथिंग। भाई मैं उस पेशेंट की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर पल्स प्रेजेंट है, तो उसको कंप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपनी उससे मत हो जाना, मुंह मत हो जाना। तो पिंच द नोज और मेक ए सील, और उसके बाद हम क्या देंगे? ब्रीथ देंगे। देखो यहाँ पर ये प्रश्न इधर इस पे ध्यान दो, उधर मत दो, ये क्या कर रहा है उसको छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसने नोज को पिंच करके ब्रीथिंग दे रहा है, और यहाँ पर भी देख सकते हो आप नोज को पिंच करके ये भी क्या दे रही है दोस्तों? आपको ब्रीथिंग दे रही है। तो इस प्रकार से हम क्या देंगे दोस्तों? ब्रीथिंग देंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका जैसे आप हॉस्पिटल में हो तो आप एम्बू का यूज कर सकते हो। एम्बू बैग जो है दोस्तों उसका क्या कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो। अगर हॉस्पिटल में हो तो एम्बू बैग से भी आप क्या कर सकते हो? ब्रीथिंग दे सकते हो। तीसरा जो तरीका है ना, तीसरा जो तरीका है वो आता है दोस्तों आपका, आजकल माउथ जो मास्क है ना वो क्या होने लग गए हैं दोस्तों? अवेलेबल होने लग गए हैं। ऐसे ये मास्क होते हैं, ये क्या करते हैं, हम माउथ पे लगा देते हैं, और माउथ पे लगाने के बाद मतलब जो ऑक्सीजन है वो हम ही देंगे। ऑक्सीजन तो क्या करना पड़ेगा? हमें ही देना पड़ेगा। तो हम मास्क टू माउथ का भी यूज कर सकते हैं। मास्क टू माउथ, मास्क टू माउथ। देखो ये वाला, ये इस प्रकार से यहाँ पर फिट कर देंगे और ऊपर से क्या देंगे? हम इसको ब्रीथिंग देंगे। ये देखो इस प्रकार से फिट करके ब्रीथिंग दे रहे हैं। तो इसमें डायरेक्टली कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, माउथ टू माउथ कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोरोना जैसी बीमारियां जब हुई हैं तो उसमें तो और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है, कहीं खुद ही इन्फेक्टेड हो जाओ पेशेंट का। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि इसमें चांसेस नहीं है, ये नहीं कह रहा मैं, क्योंकि जो एयर है दोस्तों उसका तो फ्लो होगा ही ना, बट फिर भी उसकी तुलना में माउथ की तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा तरीका क्या है दोस्तों? हम इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं? मास्क टू माउथ भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गए? तरीके हो गए। इसमें एम्बू बैग के कुछ पार्ट्स बता रखे हैं। देखो ये जो एम्बू बैग होता है उसमें क्या क्या होता है, मैंने वैसे एक बार आपको पढ़ाया हुआ भी है। तो ये वाला जो एरिया दोस्तों दैट इज फेस मास्क, जो हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पर क्या लगती है दोस्तों? ऑक्सीजन की इनलेट और ट्यूबिंग लगती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इनलेट एंड ट्यूबिंग है। पीछे की तरफ इसमें एक बैग जुड़ा हुआ रहता है दैट इज कॉल्ड रिजर्वोयर बैग। ये क्या कहलाता है दोस्तों? रिजर्वोयर बैग कहलाता है। ये जो पूरा जो बैग है दोस्तों दैट इज कॉल्ड सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। ये क्या कहलाता है? सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग कहलाता है। कुछ इसके अंदर वॉल्व होते हैं, जैसे ये वाला जो वॉल्व दिख रहा है दैट इज एक्सपायरेटरी वॉल्व। ठीक है, एक यहाँ पर वॉल्व होता है, इस जगह पे वॉल्व होता है दैट इज ये वाला जो वॉल्व दिख रहा है दैट इज पॉप ऑफ वॉल्व। क्या है? पॉप ऑफ वॉल्व है। और यहाँ पर जो वॉल्व होता है यहाँ पर दैट इज पीप वाल्व। ये क्या है? पीप वाल्व है। ठीक है, और एक यहाँ दो यहाँ पर होते हैं एयर इनलेट एंड प्रेशर रिलीज वॉल्व। ये वाले जो हैं दैट आर एयर इनलेट एंड प्रेशर रिलीज वॉल्व यहाँ पे। ठीक है, बस बहुत है इतना। तो ये थोड़े से पार्ट है, मान लो कभी इमेज दे दें और उसमें ABCD लिख दें और उसमें आपसे पूछ ले कि कौन सा इसके अंदर सेल्फ इन्फ्लेटिंग है, कौन सा पीप वॉल्व कौन सा है, तो थोड़ा सा उस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो, करना चाहो तो अब मैंने आपको क्या समझाया?
मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि भाई पहली चीज तो मैंने आपको ये बताई कि जो पेशेंट है ना, आप उसके पास गए, आपने चेक किया कि पेशेंट क्या है, अनरेस्पॉन्सिव। पेशेंट क्या है दोस्तों, अनरेस्पॉन्सिव है। ठीक है, वापस ले जाता हूं एक बार आपको, कहां तक क्या क्या पढ़ा है हमने, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाता है ना। आपने चेक किया कि जो पेशेंट है दोस्तों, उसकी आपने रेस्पॉन्सिव चेक की और आपको मिल गया कि जो पेशेंट है दोस्तों वो क्या है, अनरेस्पॉन्सिव है। पेशेंट के अनरेस्पॉन्सिव का पता लगते ही आप क्या करोगे, कॉल फॉर हेल्प करोगे और जो इमरजेंसी जो सिस्टम उसको क्या कर दोगे, आप एक्टिवेट कर दोगे। इसको जैसे ही आपने एक्टिवेट किया, फिर हम पेशेंट की पल्स और ब्रीथिंग चेक करते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग को काउंट नहीं करते हैं, मैं ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं, काउंट नहीं कर रहे हैं हम, ब्रीथिंग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, चेक द पल्स एंड ब्रीथिंग। ठीक है, अब हमने पल्स को चेक किया, एडल्ट के अंदर कैरोटिड, कैरोटिड फीमोरल और ब्रैकियल, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, टाइम 5 से 10 सेकंड, ये सब हमने देख लिया। इसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, हमारे पास तीन सिचुएशन बन के आई। पहली सिचुएशन में पल्स भी प्रेजेंट है, ब्रीथिंग प्रेजेंट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे। एक सिचुएशन क्या बनी कि जो पल्स जो है ना दोस्तों पेशेंट के अंदर, वो क्या है, प्रेजेंट है लेकिन ब्रीथिंग एब्सेंट है, तो वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब पल्स प्रेजेंट है और ब्रीथिंग एब्सेंट है, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे, पेशेंट को ब्रीथिंग देंगे। ठीक है, इसमें पेशेंट को हम क्या देंगे दोस्तों, ओनली ब्रीथिंग, नो चेस्ट कंप्रेशन। अब ब्रीथिंग जो है वो कैसे देंगे, किस किस चीज से दे सकते हैं, तो तीन प्रकार से दे सकते हैं, माउथ टू माउथ दे सकते हैं, एम्बू बैग से दे सकते हैं, या फिर मास्क टू माउथ दे सकते हैं। तीन तरीके से देते हैं। कितना देंगे, तो उसमें मैंने आपको बताया भाई एडल्ट है, उसके अंदर 5 से 6 सेकंड के अंदर हम क्या देंगे, एक ब्रीथ देंगे, तो 10 से 12 ब्रीथ क्या बन जाएगा, ये पर मिनट बन जाएगा। चाइल्ड इन्फेंट के अंदर ये माना गया लगभग 3 से 5 सेकंड में देंगे, तो 12 से 20 ब्रीथ बन जाएगा, और न्यू बोर्न के अंदर ये बनेगा 40 से 60। ठीक है, ये समझा। एक ब्रीथ कितना टाइम लेगी, सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लेगी। कैसे देंगे तरीका मैंने आपको ये सब बता दिया। तो इस प्रकार से हम क्या दे सकते हैं, ब्रीथ। अब हम मेन हमारे पेशेंट के ऊपर आते हैं, अब हमारे मेन पेशेंट के ऊपर आएंगे। जो पेशेंट है उस पेशेंट के ऊपर आएंगे हम, जिस पेशेंट का क्या है दोस्तों, आपने देखा कि अब उस पेशेंट के अंदर तीसरा पेशेंट हमारा, जिसके पास पल्स भी बेचारे के पास एब्सेंट है, और जिसके पास क्या है दोस्तों, ब्रीथिंग भी क्या है, एब्सेंट है। अब पल्स भी एब्सेंट हो गई और साथ में क्या हो गई एब्सेंट दोस्तों, ब्रीथिंग भी एब्सेंट हो गई। ऐसे पेशेंट के अंदर आप क्या करोगे, पल्स भी एब्सेंट, ब्रीथिंग भी एब्सेंट, ऐसे पेशेंट के अंदर दोस्तों आप क्या करोगे, जानने के लिए आपसे मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर मैं इतनी डिटेल बता दूंगा, डिटेल बता दूंगा, तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा कि क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन है तो उसमें जितनी नॉलेज है उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन में पूरा सीपीआर पढ़ा दूंगा तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो वापस से आते हैं बैक, हमारे क्वेश्चन के ऊपर लौट के आते हैं कि एक क्लाइंट इज फाउंड अनकॉन्शियस एंड अनरेस्पॉन्सिव। आप पहले पेशेंट की सेफ्टी चेक कर लिया आपने, ठीक है, वो ये मान लिया गया है। फिर क्लाइंट के पास गए, अनकॉन्शियस था, आपने उसके शोल्डर को टैप किया, एडल्ट को, आपने देखा कि दैट इज क्लाइंट इज अनरेस्पॉन्सिव, ही इज अनरेस्पॉन्सिव। क्या करोगे नेक्स्ट काम, इसमें दे रखा है भाई इनिशिएट ए कोड, चेक फॉर रेडियल पल्स, कंप्रेस द लोअर स्टर्नम एंड गिव फॉर फुल लंग इन्फ्लेशन। भाई सिंपल सी बात है कि पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, कॉल फॉर हेल्प एंड स्टार्ट इमरजेंसी सिस्टम। अब इमरजेंसी सिस्टम नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा, स्टार्ट ए कोड, बस। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इनिशिएट ए कोड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दे रखा है चेक फॉर रेडियल पल्स की जो पेशेंट, उसके नेक्स्ट जो स्टेप आएगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, पल्स चेक करेंगे, लेकिन वो भी रेडियल नहीं करते हैं, पल्स मानोगे तो भी रेडियल तो चेक नहीं करते। तो जिन बच्चों को नहीं भी पता होता वो भी इसको क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। ठीक है, कंप्रेस द लोअर स्टर्नम, तो ये उससे जस्ट उसके आगे है। जब हम पल्स चेक कर लिया, हमने ब्रीथिंग चेक कर लिया, हमने देखा कि दोनों चीजें एब्सेंट नहीं है, तब हम ये करेंगे। और गिव फॉर फुल लंग इन्फ्लेशन, ये 4 ब्रीथ देंगे फुल, कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक इसका। 4 का तो कोई पढ़ा है आपने 4 अभी तक कभी, आपने 30:2 पढ़ा है, ठीक है, आपने 15:2 पढ़ा है, आपने 3:1 पढ़ा है, कभी भी 4 पढ़ा है कि 4 ब्रीथ दे दो काम खत्म, नहीं, बस इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एक कोड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, लिख लो आप, इसकी जगह ना ऐसे लिख लेना, देखो थोड़ा सा मेरे पास टाइम की कमी है, आप ये वाली चीजें लिखना। इसमें देखो क्या लिखोगे आप इसमें ये लिखना, ये लिखना सीक्वेंस ऑफ सीपीआर। ठीक है, आपके जो नोट्स हैं उसमें से लिख लेना सीक्वेंस ऑफ सीपीआर, और फिर यहां पर लिख लेना, ये वाले को हाईलाइट कर लेना कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक्टिवेट द इमरजेंसी कोड या इनिशिएट द इमरजेंसी कोड या सिस्टम है, एक्टिवेट द इमरजेंसी कोड या सिस्टम। सारा सीक्वेंस लिखना, सेफ्टी ये सब याद हो जाएगा आपको ना, सारे सीक्वेंस में आप लिख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम आते हैं।
अब हमारे पास मैंने कहा था कि आगे पढ़ाऊंगा। अब हमारे पास हमारा पेशेंट आ गया जिसके पास पल्स एब्सेंट और ब्रीथिंग एब्सेंट है। ए नर्स इज परफॉर्मिंग कार्डियक कंप्रेशन ऑन एन एडल्ट क्लाइंट। हाउ फार मस्ट द नर्स डिप्रेस द लोअर स्टर्नम टू मेंटेन सर्कुलेशन अंटिल ए डिफिब्रिलेटर इज अवेलेबल। मतलब जब तक कि डिफिब्रिलेटर अवेलेबल नहीं हो जाता, एक जो नर्स है एक एडल्ट के अंदर कार्डियक क्या दे रही है दोस्तों, कंप्रेशन दे रही है। तो जो लोअर स्टर्नम है उसको कितना कंप्रेस करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक्चुअली में इसमें थोड़ा से इंच जो है वो ज्यादा लिखा हुआ है, बट फिर भी देखेंगे। 3/4 to 1 इंच, हाफ टू 3 and 4 इंच, 1 से 1.5 इंच और 2 से 2.5 इंच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो अब दोस्तों हमने सीक्वेंस पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया सीक्वेंस पढ़ा। सीक्वेंस में हमने क्या पढ़ा, देखो वापस से एक बार ले आता हूं। देखो टाइम लगेगा भाई, अच्छी चीजें थोड़ा सा टाइम लेती है ना। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर 1 घंटे के अंदर अंदर करवा दो खत्म, आधे घंटे में करवा दो, नहीं हो पाएगा, सॉरी। मेरी क्लास में बिल्कुल हो ही नहीं पाता है मुझसे, मैं कोशिश भी करता हूं तो भी नहीं हो पाएगा। यहां तक ये पूछ रहा है चेस्ट कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि पेशेंट के अंदर पल्स और ब्रीथिंग दोनों क्या है, एब्सेंट है। नेक्स्ट काम क्या करोगे, चेस्ट कंप्रेशन, ओपन एयर वे, फिर ब्रीथिंग, फिर डिफिब्रिलेटर, ठीक है। चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट काम हम करेंगे ऐसे पेशेंट के अंदर जिसके अंदर पल्स एंड ब्रीथिंग दोनों एब्सेंट है। जिस पेशेंट के अंदर पल्स एंड ब्रीथिंग दोनों क्या है दोस्तों, एब्सेंट है। ऐसे पेशेंट के अंदर नेक्स्ट काम क्या किया जाएगा, चेस्ट कंप्रेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट काम क्या किया जाएगा दोस्तों, उसको हम क्या देंगे, चेस्ट कंप्रेशन देंगे। ऐसे पेशेंट के अंदर हम क्या देंगे दोस्तों, चेस्ट कंप्रेशन देंगे। अब चेस्ट कंप्रेशन से भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना दोस्तों वो बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। चेस्ट कंप्रेशन क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। उसकी टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कितना देते हैं ये आ जाता है, कैसे देते हैं ये आ जाता है। तो कई सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो चेस्ट कंप्रेशन से क्या होते हैं, हमारे बनते हैं। इमेज वाइज भी मैं आपको बताऊंगा, टेक्निक है वो भी बताऊंगा, कहां पे रखते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, करेंगे। क्वेश्चंस बनेंगे। देखो पहला क्वेश्चंस बनेगा भाई जो चेस्ट कंप्रेशन है उसका जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। तो ध्यान रखना, कई बच्चे सोचेंगे सर सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो उसकी रिब्स टूट जाएंगी। नहीं, चेस्ट कंप्रेशन का जो तरीका है वो हमेशा ध्यान रखना हार्ड एंड फास्ट होना चाहिए। अब फास्ट का मतलब वो नहीं है कि भाई आप अपनी जो रेट है उसको भी क्रॉस कर दो। वो रेट के बारे में हम आगे बात करेंगे, कितनी रेट होती है। ऐसे नहीं कि 250 की स्पीड से दे रहे हो, वो बता रहे हैं कि जितनी रेट है तो उसमें थोड़ा तेजी लगती है, ह्यूमन बीइंग है। तो चेस्ट कंप्रेशन कैसे देंगे, हार्ड एंड फास्ट। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो सरफेस जो है ना वो कैसी होनी चाहिए। तो जो सरफेस है ना दोस्तों वो कैसी होनी चाहिए, फिल्म सरफेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि नीचे गद्दा है और आपको सरफेस का कुछ पता ही नहीं चल रहा और आप देते जा रहे हो। तो थोड़ा सा उसका क्या रखना, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई जो कंप्रेशन है उसकी क्या रेट रखते हैं थोड़ा सा। तो एडल्ट, इधर मैंने चाइल्ड मान लिया और इधर मैंने क्या मान लिया दोस्तों, इन्फेंट मान लिया। एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट मैंने इसको मान लिया। देखो एडल्ट के अंदर चेस्ट कंप्रेशन की जो रेट है वो होनी चाहिए 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट। अब मैं कुछ बच्चों के डाउट दूर करूंगा, यहां पर कुछ बच्चे रटते हैं ना, उन बच्चों के डाउट दूर करूंगा। चाइल्ड के अंदर भी ये रेट होनी चाहिए 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट, और इन्फेंट के अंदर भी ये रेट होनी चाहिए 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट। ठीक है, तीनों के अंदर सेम क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भाई 1 मिनट के अंदर लगभग कितने कंप्रेशन हो गए। तो अब देखो 120 आ गए पर मिनट, तो लगभग 1 मिनट के अंदर कितने कंप्रेशन बनेंगे दोस्तों। देखो हम जानते हैं कि 60 सेकंड के अंदर लगभग हम 120 दे रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज अगर आप याद रखो ना तो आप देते टाइम क्या याद रख सकते हो कि लगभग 1 मिनट के अंदर आप 2 कंप्रेशन दोगे। लगभग 1 मिनट के अंदर अबाउट बता रहा हूं क्योंकि 100 भी तो दे सकते हो, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो अबाउट आप कितने चेस्ट कंप्रेशन दोगे दोस्तों, 1 मिनट के अंदर लगभग आप 2 चेस्ट कंप्रेशन क्या करते हो दोस्तों, प्रोवाइड करते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां से बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों रेशो से, कि एडल्ट के अंदर जो रेशो होता है वो सबको पता है भाई 30:2 होता है। अब मैं यहां से क्या डाउट दूर करूंगा, इसको सुनो भाई। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे सर 100 कंप्रेशन 1 मिनट के अंदर देंगे, मतलब कि हम ऐसे करेंगे, ये लो 1 मिनट के अंदर हमने ये कर दिया 120, अब हम करेंगे। ऐसे नहीं भाई, रेट है ना वो 120 की स्पीड से चलना है आपको, मतलब कि इतनी रेट चलनी है कि भाई 1 सेकंड के अंदर आप कितने कंप्रेशन दे दो। अरे 1 मिनट लिख दिया क्या, 1 सेकंड, कि 1 सेकंड के अंदर आप कितने दे दो, 2 चेस्ट कंप्रेशन
दे दो, 1 सेकंड के अंदर 2 चेस्ट कंप्रेशन आप दे दो। इस स्पीड से आपको क्या करना है दोस्तों, चलना है। लेकिन आपको देने इतने नहीं है, देने कितने हैं, सिर्फ 30 देने हैं आपको। 30 चेस्ट कंप्रेशन इस रेट से दोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैं मेरे को पता है हाथ कैसे करते हैं, मैं सिर्फ आपको सही से दिखे उसके लिए कर रहा हूं। आपने 30 दे दिए, फिर आपको रुकना है, कुछ सेकंड के लिए रुकोगे, तब तक सामने वाला जो दूसरा जो रेस्क्यूअर है वो 2 ब्रीथ देगा। अगर वो नहीं भी है तो भी 2 ब्रीथ आप जाके दोगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे नहीं करना कि आप सीपीआर देने लग गए और आपने 100 कंप्रेशन दे दिए और आप कह रहे हो कि एक दे दिया सर मैंने 1 मिनट में। नहीं, रेट जो है ना वो 100 की रखनी है, रेट 100 से 120 की रखनी है, लेकिन देने कितने हैं, सिर्फ 30 कंप्रेशन देने हैं। 30 कंप्रेशन देने के बाद ब्रीथिंग जरूरी है। जैसे ही आपने 30 कंप्रेशन दिए, उसके बाद में दोस्तों 2 ब्रीथिंग की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। फिर उसको आप क्या करोगे, 2 ब्रीथिंग दोगे। किससे दोगे, जैसे एम्बू बैग है तो एम्बू बैग से दोगे, एम्बू बैग नहीं है तो माउथ टू माउथ दोगे, और नहीं तो फिर कैसे दोगे दोस्तों, आपका माउथ टू मास्क दोगे। जो मैंने आपको बताया तीनों तरीके से किसी भी प्रकार से आप उसको 2 क्या दोगे, ब्रीथ दोगे। चाहे 1 पर्सन हो या 2 हो, देने वाले 1 हो या 2, आप अकेले हो तो पहले आप कंप्रेशन दोगे, जबकि जब वहां से हटोगे ब्रीथिंग देके आओगे, वापस चेस्ट कंप्रेशन दोगे, वापस ब्रीथिंग दोगे, वापस चेस्ट कंप्रेशन दोगे, वापस ब्रीथिंग दोगे। 30 कंप्रेशन दोगे, 30 कंप्रेशन दिया आपने, 30 कंप्रेशन देते ही आप क्या करोगे दोस्तों, वहां से हटोगे, ब्रीथिंग देके आओगे। लेकिन आप 2 लोग हो तो इधर वाला 30 कंप्रेशन देगा, उधर 2 ब्रीथ देगा, वो 2 सेकंड लगेंगे 2 ब्रीथ देने में, क्योंकि 1 ब्रीथ 1 सेकंड के अंदर लगेगी। तो 1 ब्रीथ, फिर दूसरे सेकंड में दूसरी ब्रीथ, वापस से फिर ये 30 कंप्रेशन देगा, वो 2 ब्रीथ देगा, फिर 30 कंप्रेशन देगा, 2 ब्रीथ देगा, 30 कंप्रेशन देगा, 2 ब्रीथ देगा। तो इस प्रकार से काम चलता है। रेट जो है वो जो कंप्रेशन दे रहा है वो 100 से 120 की रहेगी, लेकिन देगा कितना, 30, फिर वो 2 ब्रीथ, फिर 30, फिर 2, फिर 30, फिर 2। तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि भाई 100 से 120 का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना ना। नेक्स्ट, चाइल्ड के अंदर थोड़ा सा याद रखना है भाई। चाइल्ड के अंदर दोनों हैं, 30:2 और 15:2। मतलब एक चीज आपने समझी भाई, आपको ब्रीथिंग तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सब में ही 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इधर भी 2 है। 30:2 और 15:2, तो रेशो को तो याद करने की जरूरत नहीं, ब्रीथ तो याद रखो 2। करना क्या है, ये याद करना है कि भाई एडल्ट के अंदर 30 है, इधर 30-15 है, 30-15 दोनों में सेम है, 30-15 30-15 बस। मतलब कि अगर दोस्तों एक रेस्क्यूअर है तो 30:2 देगा, और अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो 15:2 देगा। अब देखो, अब आपका मैं माइंड को जगाता हूं। आपको लग रहा है सर ये क्या क्या चीज बता रहे हो आप, भाई 1 है तो 30 देगा, 2 है तो 15 देगा, क्यों? 2 है जब भी तो 30 दे सकता है ना, 2 है जब भी तो क्या दे सकता है दोस्तों, 30 दे सकता है ना। या फिर जो अकेला है, अकेला जो पर्सन है ना, वो क्यों 15 नहीं दे रहा, अकेला पर्सन है जो 15 क्यों नहीं दे रहा, अकेला 15 दे दे और फिर 2 दे दे। अकेला पर्सन है वो भी तो 15:2 दे सकता है ना, आपके दिमाग में यह आना चाहिए भाई, अकेला है तो 15 दे दे फिर 2 दे दे। भाई देखो, बच्चों के अंदर क्या है कि ब्रीथिंग की जरूरत ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत वहां पर पड़ती है बच्चों के अंदर। तो इसलिए क्या है भाई, जैसे चेस्ट कंप्रेशन देते हैं ना, जल्दी ब्रीथिंग की क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम 15:2 देते हैं। 2 है तो हमारे पास हम चाहते ये हैं कि भाई चाइल्ड और इन्फेंट के अंदर हम क्या दे, 15:2 दे। अब आप कहोगे कि सर एक आदमी होगा तो भी तो दे देगा ना, एक होगा वो भी दे देगा 15:2, 15 बार दिया, 2 बार दिया, जब एडल्ट में भी कर रहे हैं भाई, उसको कितना इंटरप्शन होगा भाई, 15 देगा, उसमें कितने सेकंड लगेंगे, उसको 7.5 सेकंड लगेंगे, जबकि जब वहां से हटेगा, वापस वहां से हटा, उसको ब्रीथिंग पे जाना पड़ेगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर, भाई वो कितनी देर दे पाएगा, वो 1-2 मिनट के अंदर वो थक जाएगा। क्यों, इधर आ रहा है कंप्रेशन दे रहा है 15, फिर गया बेचारे को अकेले, कोई ब्रीथिंग भी देनी है, फिर आया, फिर ब्रीथिंग दे रही, तो क्या उसको टाइम पीरियड सही से नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये माना जाता है कि भाई 30 देगा तो थोड़ा सा टाइम रहता है, हम देना 15:2 चाहते हैं, लेकिन अब है ही एक आदमी, तो कम से कम इंटरप्शन हो। उस इंटरप्शन को रोकने के लिए जो है ना दोस्तों, 1 होगा तो 30:2 देंगे, और अगर 2 होगा तो कितने देंगे, हम 15:2 देंगे। ये रीजन होता है, नहीं तो देना तो हम 15:2 ही चाहते हैं, लेकिन है ही एक आदमी और इसमें इंटरप्शन ज्यादा होगा, तो उस कारण से हम कितना देते हैं, उसको 30:2 देना पड़ता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बन सकता है, न्यूबॉर्न का। न्यूबॉर्न के अंदर दोस्तों जो रेशो होता है ना, वो हमेशा 3:1 होता है, और ऑलवेज, थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑलवेज 2 लोग होते हैं। भाई न्यूबॉर्न को तो ये माना जाता है भाई, किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके साथ कोई तो होगा। हॉस्पिटल में जन्म मानेंगे मेन तो हम, भाई हॉस्पिटल में 2 लोग तो कम से कम होंगे ही होंगे ना, या उसको जन्म हुआ है बच्चे का तो 2 तो होंगे। अब आप कहोगे सर 1 क्यों नहीं, अरे भाई रेशो पढ़ो आप, 3:1,
अरे भाई 3, अगर मान लो आप 3 बार कंप्रेस कर रहे हो उसके बाद ब्रीथिंग देने जाओगे तो कहां आप इधर से उधर घूम पाओगे? इतना टाइम है कि 3 कंप्रेशन दिए फिर गए, 3 कंप्रेशन दिए फिर दिए, आप कभी सही से सीपीआर दे ही नहीं पाओगे। इसलिए न्यू बोर्न में हमेशा 2 लोगों का होना क्या होता है, जरूरी होता है। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हमारे सामने क्वेश्चंस बने, पहली क्वेश्चंस क्या बने दोस्तों कि भाई एडल्ट, चाइल्ड और जो इन्फेंट है उसके अंदर कंप्रेशन की जो रेट है वो कितनी होनी चाहिए, तो 100 से 120 होनी चाहिए। तीनों में 100 से 120 है, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर हम लगभग 2 चेस्ट कंप्रेशन दे देते हैं। फिर उसके बाद में रेट क्या होनी चाहिए, तो 30:2, चाहे 1 हो या 2 हो। और चाइल्ड के अंदर, इन्फेंट के अंदर 30:2 और 15:2, ठीक है। आप समझ में आ गया कि देना 15:2 चाहते हैं। अब आपको याद रहेगी, दिमाग में रहेगी ये चीजें, क्योंकि कंसेप्ट है ना ये नहीं बोलोगे। और न्यू बोर्न जो है दोस्तों उसको भी 3:1 देते हैं। और हमेशा कितने रेस्क्यूअर होते हैं, 2 रेस्क्यूअर होते हैं। नेक्स्ट चीज ये है दोस्तों, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जो कंप्रेशन देने वाला है ना उसको चेंज कब करना है, कितनी देर में चेंज होगा। वो अगर 2 आदमी है तो 2 आदमी है तो 1 है तो भाई उसको बेचारे को करना ही है जब तक वो कोशिश करेगा। लेकिन अगर 2 हैं तो कितनी देर में कंप्रेसर को चेंज करेंगे हम, तो चेंज द कंप्रेसर। कंप्रेसर मतलब जो चेस्ट कंप्रेशन देने वाला है वो, पंखे वाला कंप्रेसर नहीं, ठीक है। तो कंप्रेसर को ये माना जाता है दोस्तों कि वो जो चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है ना वो लगभग 5 साइकिल दे। 5 क्या दे दोस्तों, साइकिल दे। अब आपको सर 5 साइकिल का मतलब 5 बार चेस्ट कंप्रेस करे, नहीं, मतलब वो 30 कंप्रेस करेगा वो 2 ब्रीथ देगा, 30 कंप्रेस करेगा 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 2 ब्रीथ। 5 बार बोला है ना मैंने, 6 बार नहीं बोल दिया, ठीक है। 5 बार मान लो, 5 बार जैसे दे दिया, जबकि जब उस पर्सन को क्या करना है दोस्तों, हट जाना है। ब्रीथिंग वाला चेस्ट कंप्रेशन देगा और चेस्ट कंप्रेशन वाला ब्रीथिंग। और ज्यादा लोग अवेलेबल है तो कंटिन्यूस चलता रहेगा, वो हट जाएगा, दूसरा कंप्रेसर दे देगा, वो हट जाएगा, वो दूसरा, फिर वो वापस में इस प्रकार से आते रहेंगे। अगर सिर्फ 2 ही अवेलेबल हैं तो भाई एक दूसरे को क्या करेंगे, वो इंटरचेंज करेंगे। कंप्रेशन वाला ब्रीथिंग पे आ जाएगा, क्योंकि ब्रीथिंग में तो प्रॉब्लम नहीं आती है देने में जितना चेस्ट कंप्रेशन में आता है। तो क्वेश्चन बनता है कि भाई देखिए, एडल्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एडल्ट की, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 5 साइकिल देगा, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं आया, टाइम पीरियड आ गया। तो टाइम पीरियड में इसको माना जाता है लगभग 2 मिनट तक। वो लगभग कितने मिनट तक देता है, 2 मिनट तक। लेकिन क्वेश्चन में ये आया कि एक पर्सन है, उसने 1 मिनट तक के बाद वो फटीग हो गया, तो क्या करना चाहिए, ही शुड कंटिन्यू द सीपीआर या फिर वी शुड चेंज द ब्रीथर टू कंप्रेसर। मतलब कि भाई कोई पर्सन है, उसने मान लो 1 मिनट दिया और वो थक गया, वो कंप्रेसर नहीं दिया जा रहा, तो आप क्या करोगे, उसको कवर सीपीआर देता रहे, कोई बात नहीं 1 मिनट और दे, 1 मिनट और दे, बस हो जाएगा, 1 मिनट और दे। या जो ब्रीथर को मैं देता हूं, आप इधर आ जाओ। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर कोई भी पर्सन फटीग होगा तो हम उसको वहां से हटा देंगे। तो 2 मिनट भी लिखा हो सकता है या ही फटीग, अगर वो पहले भी थक गया, ही और सी कोई भी हो सकता है। ऐसे फेमिनिज्म है, फीमेल इक्वलिटी है, ऐसे नहीं है कि फीमेल्स, ऐसे सर हमारा नाम नहीं ले रहे T20, वैसे भी हमारा तो फीमेल से ज्यादा है। मैं कोई इस बारे में वैसे कुछ नहीं कह रहा, मैं वैसे उस वे में बता रहा हूँ, फीमेल्स नर्सिंग फील्ड में ज्यादा है, वैसे भी ज्यादा है ना, तो उस वे में बता रहा हूँ, है ना। ये नाराज हो जाओ मुझसे, मुझे आपको क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे उस वे में मैं नहीं बोल रहा। तो 5 साइकिल और 2 मिनट, ठीक है। लेकिन दोस्तों बच्चों के अंदर क्या है भाई, 2 रेस्क्यूअर हैं, ठीक है, 2 रेस्क्यूअर हैं तो 15:2 देंगे तो वो जल्दी नहीं थकेगा ना। एक 30 वाला जल्दी थक जाएगा और 15 वाला वो कम थकेगा। तो यहां पर हम 10 साइकिल दे सकते हैं। कितनी साइकिल दे सकते हैं दोस्तों, 10 साइकिल। टाइम यहां पर भी इतना ही लगेगा, क्योंकि 15 के यहां पर 15 ही कंप्रेशन दे रहा है वो, टाइम तो यहां पर भी 2 मिनट का ही लगेगा ना। ऐसे मत सोच लेंगे कि टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो यहां पर भी टाइम तो लगभग कितना लगता है, उतना ही लगता है, लगभग 2 मिनट का ही लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। लेकिन अगर एक रेस्क्यूअर हुआ तो वही 5। अगर 2 रेस्क्यू, ध्यान रखना 10 साइकिल ये है, ये 2 रेस्क्यूअर के लिए है। 2 रेस्क्यूअर है तो एक 10 साइकिल को कंप्लीट करेगा, और एक है तो उसको ही करना है सब कुछ भाई। उसके लिए क्या 5 क्या, उसको तो चेंज ही नहीं कर सकते ना, ठीक है। मैंने बोला अभी, बच्चों ने याद कर लिया, हाँ सर 5। अरे भाई एक रेस्क्यूअर है तो क्या करेगा, उसको करना ही उसी को है, वो थोड़ी चेंज कर सकता है, उसको तो कंटिन्यू इधर से उधर, उधर से इधर जाना है, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज। और इधर भी 10 ही आएगा, 10 साइकिल्स, 10 साइकिल्स 2 रेस्क्यूअर के लिए है ये भी, ठीक, 2 रेस्क्यूअर, ये भी 2 रेस्क्यूअर के लिए, तो वही है 10 साइकिल और 2 मिनट, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना भाई कितनी देर में चेंज करेंगे हम। तो भाई 30 का रेशो है तो 5 है, 15:2 है तो 10 हो जाएंगे, 15:2 है तो 10 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा साइकिल दे पाएंगे। एक तो मैं 30 बार चेस्ट को कंप्रेस करूं और एक बार मैं 15 बार करूं,
तो 15 बार करूंगा तो कम थकूंगा, तो मैं ज्यादा देर तक चलूंगा, दुगना चलूंगा, तो 5 साइकिल की जगह में 10 साइकिल तक चलूंगा। ठीक है, तो वो बात आप शायद समझ गए होंगे। इसके बाद आती है डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों डेप्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किससे? डेप्थ से बनता है कि भाई कितनी डेप्थ रखनी चाहिए। तो डेप्थ का ध्यान रखना दोस्तों कि भाई सबने पढ़ा हुआ होता है लगभग यार ये, कि एडल्ट के अंदर, चाइल्ड के अंदर और इन्फेंट के अंदर, थोड़ा सा इन्फेंट के अंदर चेंज हो जाता है और उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एडल्ट के अंदर 2 इंच, ठीक है, इसके बाद चाइल्ड के अंदर भी 2 इंच ही आएगा, और लेकिन 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 यहां पर इन्फेंट के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 1.5 इंच हो जाता है। सेंटीमीटर में लिखा हुआ है तो ये 5 सेंटीमीटर होता है लगभग, ये लगभग 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 सेंटीमीटर लगभग यहां पर है ना 4 सेंटीमीटर माना गया है। सेंटीमीटर में ध्यान रखना, ठीक है, पूरी मैथ मत लगा देना कि आप सर इतना इतना होगा, ये तो कम हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना। लेकिन देखो मैंने पढ़ा है ना डिटेल में, तो मैंने ये पढ़ा है कि भाई चेस्ट कंप्रेशन मैक्सिमम जो है ना वो 2.4 इंच तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मिनिमम 2 इंच होना चाहिए। तो रेंज के अंदर अगर क्वेश्चन बनता है ना तो आंसर क्या आएगा? 2 to 2.4 इंच आएगा, ठीक है, 2 to 2.4 इंच। 2.4 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर रेंज में दे रखा है तो, और अगर सीधा दे रखा है तो 2 इंच, ठीक है, 2 इंच एंड 1.5 इंच, और ये सेंटीमीटर में। लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों मान लो कि उसने इंच लिखा ही नहीं, न उसने सेंटीमीटर लिखा, अब बताओ ऑप्शन में और कुछ लिख रखा है, तो ध्यान रखना अगर ये नहीं दे रखा तो आप लिखना इन तीनों के लिए सेम है ना, तो 1/3 ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट ऑफ चेस्ट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना, अगर ऐसे नहीं देगा तो फिर ऐसे देगा, लेकिन हमें घबराना नहीं है, चाहे कैसे भी दे, ठीक है, हमें घबराना नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों इसके साइड से रिलेटेड, कि भाई किस जगह पे हम क्या करेंगे, देंगे। तो एडल्ट और चाइल्ड के अंदर, और एक है इन्फेंट के अंदर, एडल्ट और चाइल्ड के अंदर ये दिया जाता है लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, 1/3 ऑफ स्टर्नम नहीं बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम में देंगे, और इन्फेंट के अंदर भी है ना लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम में देंगे। अब आपको सर अंतर क्या, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, इसलिए मैंने अलग लिखा है उसको, अभी बताऊंगा क्या है अंतर। स्टर्नम लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम में ही देंगे, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों एडल्ट और चाइल्ड के अंदर है ना सीपीआर की जो लाइन मानी जाती है ना, जो चेस्ट कंप्रेशन की, वो बिटवीन निप्पल लाइन मानी जाती है, जहां से निप्पल लाइन है वहां बिल्कुल उस बीच में हम वहां पर रखते हैं। लेकिन 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 इन्फेंट के अंदर जस्ट थोड़ा सा नीचे बिलो द निप्पल लाइन है, बस इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको अलग लिखा है, बिलो द निप्पल लाइन, बिलो द निप्पल लाइन, बस ये ध्यान रख लेना। दोनों में देते कहां है, साइड तो वही है दोनों की, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनेंगे, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों कि भाई कौन सा जो ऑर्गन है, सॉलिड ऑर्गन है, वो मेनली डैमेज होता है, तो उसका आंसर रहेगा लीवर। लंग्स सॉलिड ऑर्गन नहीं है। और रिब्स जो है ना दोस्तों वो कौन कौन सी डैमेज होती हैं, दूसरा क्वेश्चन, रिब्स होती हैं आपकी चौथी, पांचवी एंड छठवीं। सबसे ज्यादा जो रिब्स के डैमेज होने के चांसेस, ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा कौन सी के होते हैं दोस्तों, चौथी, पांचवी, छठवीं के, ठीक है, चौथी, पांचवी और छठवीं के सबसे ज्यादा होते हैं। एक क्वेश्चन और है यार इसमें, हाँ, अगर मान लो रिब्स क्या हो गई दोस्तों, ब्रेक हो गई, रिब्स क्या हो गई दोस्तों, ब्रेक हो गई, तो क्या करोगे आप? क्या रिब्स के ब्रेक होते ही आप सीपीआर को रोक दोगे? क्या करोगे आप बताओ? ध्यान रखना अगर रिब्स ब्रेक भी अगर आपको पता भी लग गया तो भी दोस्तों आप सीपीआर को क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। तो भी आप सीपीआर को क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। अब एक चीज बच गई बस, हैंड का कितने का यूज करेंगे हम, हैंड का कितने का यूज करेंगे, बस ये बच गया और कोई चीज नहीं बची, तो उसको भी लिख लो। एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। तो सिंपल सी बात है, सबको पता है कि एडल्ट के अंदर हम बोथ हैंड यूज करते हैं। अभी मैं सब चीजें इमेज में भी दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत करो ना। चाइल्ड के अंदर दोनों भी यूज कर सकते हैं और एक भी, बोथ और वन, एक हैंड से भी क्या दिया जा सकता है दोस्तों, सीपीआर दिया जा सकता है। और इन्फेंट के अंदर 2 टेक्निक होती है, क्या तो हम 2 फिंगर से देंगे या फिर हम 2 थंब से देंगे। अब 2 फिंगर है तो एक ही आदमी की होंगी दोनों फिंगर, तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो कि जब 2 फिंगर होगा कब देंगे, जब 1 रेस्क्यूअर होता है ना, मेनली जब एक ही रेस्क्यूअर होता है तो 2 फिंगर का यूज करते हैं, ठीक है। न्यूबॉर्न में भी यही है, 2 फिंगर और 2 थंब। लेकिन अगर 2 रेस्क्यूअर है तो 2 थंब है तो 2 अलग अलग हाथ के थंब, ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं। ऐसे तो देगा तो सेम ही पर्सन,
लेकिन याद रखने के लिए याद रखो कि थंब है तो एक हाथ में तो एक ही थंब है, तो 2 हाथ है तो 2 पर्सन है, तो 2 रेस्क्यूअर आएंगे 2 थंब में, और 2 फिंगर 1 रेस्क्यूअर आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, ये आपका लगभग चेस्ट कंप्रेशन में हमने हर चीज पढ़ ली। अब सिर्फ और सिर्फ मेन जो चीजें जो बच रही है ना, वो क्या बच रही है दोस्तों, आपकी इमेज बच रही है और एक दो छोटी मोटी चीजें और बच रही हैं। ठीक है, वो बताऊंगा मैं। देखो, एक तो इस चीज को ध्यान रखो कि जब आप कभी भी चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो ना, तो एक चीज जरूर ध्यान रखना भाई कि जो चेस्ट जो है ना उसका रिकॉइल होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना, एक टेक्निक में याद रखना कि चेस्ट शुड बी रिकॉइल, चेस्ट शुड बी रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब ये है, ऐसे नहीं कि कंप्रेशन नहीं दे रहे हो वापस नहीं उठ रही है और आप बस दबाए रख रहे हो, ऊपर ही नहीं आने दे रहे हो, चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो ना वापस ही नहीं आ रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको भाई नीचे जाके ऊपर आनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये फायदा होता है कि स्पेस मिलता है हार्ट को। भाई हार्ट को अगर मान लो ऊपर नहीं आ रहा ना, तो जो हार्ट जो है ना दोस्तों, वो कोरोनरी सर्कुलेशन को फिल नहीं कर पाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भाई क्यों करते हैं हम, तो ये है कि हार्ट के जो कोरोनरी जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाए, फिल हो जाए। तो हार्ट टू बी फिल्ड विद कोरोनरी सर्कुलेशन, हार्ट टू बी फिल्ड विद कोरोनरी सर्कुलेशन। भाई हार्ट जो है कोरोनरी सर्कुलेशन से क्या होना चाहिए दोस्तों, फिल होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। एक क्वेश्चन अजीब है, पूछ सकता है, क्योंकि मैं कोई चीज नहीं छोड़ना चाहता। एक चीज पूछ सकता है दोस्तों कि सीपीआर के अंदर फलक्रम का काम कौन करता है। आप इसको फुल क्रम बोलते हो, क्या बोलते हो, इतनी इंग्लिश मेरी अच्छी है नहीं जैसी है। तो एक्चुअली में जब पर्सन बैठता है ना, तो उसको सपोर्ट जो है ना वो कौन दे रहा है, तो इसका आंसर आएगा हिप जॉइंट। शायद ये बहुत कम बच्चों को पता होगा, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना। जो फलक्रम जो करता है, सपोर्ट देने का काम करता है, वो कौन करता है, हिप जॉइंट करता है। पर्सन को सपोर्ट करने का काम कौन करता है दोस्तों, आपका हिप जॉइंट करता है। चलो आ जाओ, अब मैं इमेज दिखाऊंगा आपको बस। अब हम इमेज देखेंगे सारी और उससे पढ़ेंगे कि भाई कैसे क्या करते हैं। ये सब तो थ्योरी हो गई, थ्योरी बहुत है। ये देखो कि भाई हैंड की जो पोजीशनिंग है ना वो कैसे होनी चाहिए। पहली चीज इससे शुरुआत करते हैं कि हैंड की पोजीशनिंग जो है वो कैसे होनी चाहिए। देखो कि भाई हैंड की क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए। पहली चीज देखो, दोनों हाथ हैं, अलग अलग हैं। उसके बाद में एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखा, इसको हमने क्या किया दोस्तों, लॉक किया, इंटरलॉक किया इस प्रकार से हमने। और जो फोर्स जो लगेगा ना, फोर्स जो लगेगा वो कहां से लगेगा, यहां से लगेगा। आपकी हील से क्या लगना चाहिए दोस्तों, फोर्स लगना चाहिए। क्या और क्या चीजें बता रहे थे, वो इमेज आपको चीजें याद करा देंगे। कंप्रेशन की रेट क्या होनी चाहिए, 100 से 120 एडल्ट के अंदर, और लगभग कितना हम इसको वो करते हैं दोस्तों, लगभग 2 इंच, लगभग 2 इंच क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। हैंड की पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए फॉर एडल्ट, बिटवीन निपल लाइन, बिटवीन निपल लाइन। देखो ऐसे अगर हम सीधी लाइन खींचे ना, तो ये वाली लाइन होनी चाहिए। हैंड की पोजीशनिंग इस जगह पे होनी चाहिए। यहां पर हमें क्या करना है दोस्तों, कंप्रेशन करना है, हैंड की पोजीशनिंग यहां रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। देखो कैसे टेक्निक, सही और गलत चीजें बताता हूं आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज होगी इस चीज से, है ना। ये देखो, ये गलत तरीका है। ये गलत तरीका क्यों है, क्योंकि इसकी हैंड जो है ना दोस्तों, ये फ्लेक्स्ड है। प्रेशर हमेशा कंधे से लगना चाहिए, यहां से आना चाहिए प्रेशर। कभी भी ऐसा नहीं है कि हैंड मुड़ा हुआ है यहां से प्रेशर आ रहा है, नहीं, प्रेशर यहां से लगना चाहिए। यहां से जैसे बंदूक चलती है ना, सीधा प्रेशर यहां से लगना चाहिए। तो दिस इज अ रॉन्ग टेक्निक, ये कभी भी फ्लैक्स नहीं होनी चाहिए। और सही टेक्निक क्या है दोस्तों, सही टेक्निक है ये है सही टेक्निक। ठीक है, सही टेक्निक क्या है, ये है कि हैंड बिल्कुल क्या होना चाहिए दोस्तों, सीधा होना चाहिए, मतलब फ्लैक्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर इस फीमेल ने जो इस प्रकार से कर रखा है ना, तो प्रेशर जो है ना वो उंगलियों से लगेगा और बीच में स्पेस भी बच रहा है। जबकि यहां पर देखो एकदम अच्छे से प्रेशर जो है दोस्तों मेनली किससे लगना चाहिए, आपका हील से लगना चाहिए। ठीक है, तो ये सही क्या इसका तरीका है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दोस्तों ऐसे नहीं है कि इतनी दूर हो आप और आपका जो एंगल है वो इस प्रकार से बन रहा है, ऐसे भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आपको पैशन के क्या होना चाहिए, पास आना चाहिए और इस प्रकार से झुकना चाहिए। ये फलक्रम बनाएगा, ये हिप जॉइंट इस प्रकार से सपोर्ट बनाएगा इसका, इसलिए वो बोलते हैं फलक्रम बोल, ये वाली चीजें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बनाएगा दोस्तों, इसका सपोर्ट बनाता है। तो हिप जॉइंट क्या काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। तो ये टेक्निक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों देखो, आपको हैंड को इस प्रकार से क्रॉस नहीं करना है कि आपने इस प्रकार से क्रॉस करके फिर सीपीआर आप हाथ बनाकर दे रहे हो, नहीं, बिल्कुल सीधा रखो और सीधा करके फिर इस प्रकार से करोगे। ठीक है, इस प्रकार से नहीं है कि नाखूनों को वो कर रहे हो और ये जो हाथ है ये नीचे रखे हुए हैं, ये उंगलियां इस प्रकार से नीचे रखी हुई नहीं होनी चाहिए, ये उंगलियां उठी हुई होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो प्रेशर है उंगलियां उठी हुई तभी आएगा जब उंगलियां उठी हुई, प्रेशर तभी आएगा जब उंगलियां उठी हुई रहेंगी, तभी हम हील से क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रेशर दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट तो ये छोड़ो, ये कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट क्या दे रखा है,
हाँ ये कंप्रेशन दे रखा है कि कितना देना है, इसमें देखो 1 इंच का कंप्रेशन दिया है इसने लगभग, तो वो ये क्या है, गलत है। कंप्रेशन जो है वो लगभग कम से कम कितना देना चाहिए, 2 इंच देना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 इंच का कंप्रेशन होना चाहिए। तो 2 इंच का हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, कंप्रेशन दे रहे हैं। और भी है देखो, ये रटा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत करो। नेक्स्ट देखो, एडल्ट चाइल्ड, देखो इसमें लिखा हुआ है 1 to 8 ईयर, मैंने कहा था ना आपको, और ये इन्फेंट है। देखो बोथ हैंड का यूज करते हैं, इंटरलॉक्ड करते हैं, बिटवीन निप्पल देते हैं। वन हैंड का वैसे 2 हैंड का यूज कर सकते हैं, बिटवीन निप्पल देते हैं। 2 फिंगर्स का यूज करते हैं, वैसे 2 थंब का भी यूज कर सकते हैं, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। ये दे रखा है तरीका, ऐसे ऐसे और 2 फिंगर्स से। चेस्ट कंप्रेशन कितना होना चाहिए, लगभग 2 इंच का होना चाहिए, 2 इंच का होना चाहिए, और लगभग यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1.5 इंच का होना चाहिए, ठीक है, 2 इंच, 2 इंच और 1.5 इंच। 30 कंप्रेशन देंगे, रेट कितनी रहेगी, 100 से 120 पर मिनट की रहेगी। अलाउ चेस्ट टू रिकॉइल बिटवीन कंप्रेशन, ऐसे नहीं है कि ऊपर नहीं उठने दे रहे, बस दबाई दिया आपने, वो नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली फॉलो विद रेस्क्यू ब्रीथ, वो जो ब्रीथ देते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, रेस्क्यू ब्रीथ के नाम से जानते हैं। और देखो थ्योरी में चाहता हूँ कि क्वेश्चन तो थ्योरी में आएंगे ना, इमेज में नहीं आएंगे, तो साथ में वो पढ़ लेते हैं हर चीज। प्लेस द हील ऑफ योर हैंड ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है, बिटवीन निपल लाइन है तो सेंटर ऑफ द चेस्ट है ये। प्लेस योर अदर हैंड ऑन द टॉप ऑफ द अदर हैंड, कैसे रखना है ये से बता रहा है, एक हाथ रखे फिर उसके ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे, फिर द पाम ऑफ द बोथ हैंड शुड बी फ्लैट अगेंस्ट द चेस्ट एंड फिंगर शुड बी इंटरलॉक्ड, ठीक है। प्रेस डाउन firmly to a chest, compression depth of at least 2 to 2.4 इंच and the chest compression rate is 100 से 120 प्रति 20। देखो अब देखो हॉस्पिटल में काम करो तो भाई कैसे नापोगे आप, ऐसे भी कर सकते हो आप कि जो एक्सटर्नल जो नोच है यहाँ पर जो आपका खड्डा बना हुआ है ना चेस्ट के ऊपर, इससे लगभग 2 फिंगर ऊपर हम क्या करते हैं, हैंड को क्या करते हैं दोस्तों, प्लेस करते हैं। ये तरीका होता है, इस प्रकार से कर सकते हो। दूसरा कहाँ देना होता है, बिटवीन निप्पल लाइन, तो सेंटर खींचते हैं बिल्कुल यहाँ पर, ऐसे होना चाहिए सेंटर के ऊपर। ऐसे नहीं है कि आपको हार्ट सर लेफ्ट हैंड साइड है तो थोड़ा सा हाथ को लेफ्ट में रखूंगे तो हार्ट प्रेस हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना चाहिए। हैंड जो हमेशा नहीं दोस्तों, वो हमेशा सेंटर में होना चाहिए, ये बताना चाह रहा है ये, ठीक है। हैंड हमेशा किस में होना चाहिए, सेंटर के अंदर होना चाहिए। देखो ये सपोर्ट है ऐसे, भाई डाउन स्ट्रोक अप स्ट्रोक 2 इंच का डीप क्या होना चाहिए, कंप्रेस होना चाहिए। और हिप जॉइंट जो है दोस्तों वहां से क्या बनना चाहिए, फलक्रम बनना चाहिए, सपोर्ट बनना चाहिए, ठीक है। ये बता रहा है कि भाई किस प्रकार से कंप्रेस करते हैं, तो हार्ट जो है इस प्रकार से कंप्रेस होकर वापस आएगा तो ये उसको रिलीज करेगा, बस ये बता रहा है ये। सेंट्रल पॉइंट ऑफ प्रेशर एरिया इसलिए क्योंकि इसकी जस्ट नीचे क्या है दोस्तों, हार्ट है। ये बच्चे के अंदर कर रही है, ठीक है। बच्चे के अंदर जो वन हैंड है दोस्तों उसका क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, बच्चे के अंदर वन हैंड का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से ये भी वन हैंड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी 2 फिंगर टेक्निक और ये 2 आपकी क्या है दोस्तों, थंब टेक्निक है, ठीक है। ये 2 थंब टेक्निक है ये। अब आगे एयरवे आएगा, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एयरवे। देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें पढ़ा दूंगा, नहीं तो चलो ठीक है, इसी में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं दोस्तों चेस्ट कंप्रेशन से नेक्स्ट, ओपन द एयरवे। चेस्ट कंप्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत है, इतना पढ़ लिया बहुत है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों ओपन द एयरवे। सीक्वेंस आप लिख लेना कौन से नंबर पे, मुझे नहीं याद भाई, ठीक है। अब हम एयरवे को क्या करेंगे दोस्तों, ओपन करेंगे। एयरवे को ओपन करने की 2 क्या होती है, टेक्निक होती है, सब बच्चों ने पढ़ी हुई होती है। एक जो टेक्निक हो दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, हेड टिल्ट। हेड को टिल्ट करके चिन को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड। दूसरी जो टेक्निक होती है दोस्तों उसको किस नाम से जानते हैं हम, जो थ्रस्ट मैन्यूवर के नाम से जानते हैं, शायद सब जानते होंगे इसको, जो थ्रस्ट मैन्यूवर, MANEUV। इन 2 टेक्निक से हम क्या करते हैं दोस्तों, ओपन करते हैं। पहला, पर्सन नॉर्मल है, ठीक है, किसी भी प्रकार की उसको इंजरी नहीं है, तो उसके अंदर हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट जो मेथड है वो यूज करते हैं। अब क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि जो थ्रस्ट मैन्यूवर किस में यूज किया जाता है, ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको दे रखा हो हेड इंजरी, क्वेश्चन में आपको दे रखा हो नेक इंजरी, क्वेश्चन में आपको दे रखा हो स्पाइनल कोड इंजरी, या क्वेश्चन में आपको दे रखा हो सिर्फ स्पाइन इंजरी। स्पाइनल कोड नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखे दोस्तों, स्पाइन इंजरी, स्पाइनल इंजरी लिखे। सब के अंदर हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, जो थ्रस्ट जो मैन्यूवर है वो यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर और ज्यादा इंजरी होने के क्या होते हैं दोस्तों, चांसेस होते हैं। 2 मेथड हो गए। ये वाला जो मेथड है जिसमें हम हेड को क्या कर रहे हैं दोस्तों, इधर लेके जा रहे हैं, तो ये है टिल्ट, और चिन को क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऊपर लेके जा रहे हैं, तो लिफ्ट। तो ये मेथड क्या कहलाता है आपका,
हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड। ये वाला जो मेथड है, इस मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं हम, जो को ऊपर उठा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, जो थ्रस्ट मैन्यूवर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, जो थ्रस्ट मैन्यूवर कहलाता है। देखो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, फिंगर है ना बिल्कुल मैंडिबल पे लगाई जा रही है, जबकि यहां पर इन फिंगर्स को हम क्या लगा रहे हैं, नीचे की तरफ लगा रहे हैं, देखो इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये क्या हो गई दोस्तों, आपकी दोनों टेक्निक हो गई। एक बार इनके बारे में लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट में, क्योंकि थ्योरी ही आएगी, काम तो भाई, हेड टिल्ट स्ट्रेचेज द एंटीरियर नेक मसल्स, मतलब हेड को हम टिल्ट करते हैं तो एंटीरियर जो नेक की जो मसल्स उनको क्या कर देता है, स्ट्रेच कर देता है, जिससे क्या होती है कि जो हमारी जो टंग है ना वो पीछे की तरफ फोल्ड नहीं होती है, तो एयरवे का जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना वो नहीं होता। इस टेक्निक में हम कर भी क्या रहे हैं, एयरवे को क्या कर रहे हैं दोस्तों, ओपन कर रहे हैं। तो ये लिफ्ट करता है टंग्स को अवे फ्रॉम द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल एंड एपिग्लोटिस अवे फ्रॉम द लेरेंजियल इनलेट। चिन लिफ्ट स्ट्रेच करती है। अब चिन लिफ्ट को जब स्ट्रेच करते हैं तो ये ज्यादा मोर पुल्स द मैंडिबल एंड टंग को आगे की तरफ ले जाती है, टंग आगे की तरफ होती है, पीछे की तरफ नहीं जाती, ठीक है, चिन को लिफ्ट करने के कारण। तो उससे क्या होगा, जो टंग है वो बैक नहीं होती है, ठीक है। तो बस वही बता रखा है इसमें। सिर्फ देखा है नेक इंजरी है तो हम कौन सी यूज करेंगे, जो थ्रस्ट जो है वो यूज करते हैं बस। जो थ्रस्ट मैन्यूवर में नील अबो पेशेंट्स हेड, मतलब आपको पेशेंट की हेड के पास क्या करना है दोस्तों, झुक जाना है, नील करना है आपको। प्लेस, ठीक है, इस प्रकार से प्लेस फिंगर्स बिटवीन एंगल ऑफ द लोअर जो, जो लोअर जो का जो एंगल है यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, फिंगर्स प्लेस, और यूज थम्स टू पोजीशन द लोअर जो, और थंब का यूज करके हम क्या करेंगे, जो लोअर जो है उसको क्या करते हैं दोस्तों, हम पोजीशन करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं दोस्तों, पोजीशन करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एयरवे को ओपन कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा और आपको कोई लिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका दोस्तों ब्रीथिंग, नेक्स्ट आपका आ गया ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में से मैंने आपको लगभग सब पढ़ा दिया है ब्रीथिंग के अंदर, कि भाई ब्रीथिंग के अंदर हम किस प्रकार से दे सकते हैं, तो वही सब टेक्निक है, उन्हीं से हम पढ़ेंगे। भाई 3 प्रकार से दे सकते हैं, मैनुअल ब्रीथिंग दे सकते हैं जो कि सुब लाइफ कहलाती है, एम्बू बैग से दे सकते हैं, या फिर जो मास्क टू माउथ से दे सकते हैं। तो उस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको ब्रीथिंग दे सकते हैं। ब्रीथिंग के बाद में नेक्स्ट जो लास्ट जो आता है दोस्तों आपका, दैट इज डिफिब्रिलेटर। ऐसे तो नहीं कि आपने ब्रीथिंग जल्दी करवा दिया, भाई मैंने आपको समझाया, अच्छे से समझाया वहां पे, है ना। नेक्स्ट जो लास्ट जो आता है दोस्तों वो आपका डिफिब्रिलेटर आता है। वैसे डिफिब्रिलेटर को अप्लाई है ना अवेलेबल होते ही लगा दिया जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि जो पेशेंट है दोस्तों क्या हो, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो, ठीक है, या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो, तो उसको डिफिब्रिलेटर की जरूरत वहां पे पड़ती है। मैंने आपको कहा था पहला काम ही डिफिब्रिलेशन होता है। तो अगर एईडी ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल जो अगर डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है ना, तो उसको जब देते हैं फिर वो अपना काम करता है, अगर जरूरत पड़ती है तो वो बता देगा। लेकिन जो सीक्वेंस है उसमें इस प्रकार से पढ़ते हैं, अगर डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है तो हम उसका यूज करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात, हर पेशेंट को डिफिब्रिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने आपको कल परसों भी समझाया था, पेशेंट को एसिस्टोल है तो डिफिब्रिलेटर की जरूरत नहीं है। पेशेंट को पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ईसीजी तो सही दिखा रही है लेकिन जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड ही नहीं है, तो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, तो भी डिफिब्रिलेटर की जरूरत नहीं है। डिफिब्रिलेटर की जरूरत कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर ही होती है। सीपीआर गाइडलाइन में स्पेशल रूप से 2 चीजें लिखी गई हैं, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिनके अंदर डिफिब्रिलेटर क्या पड़ती है दोस्तों, जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डिफिब्रिलेटर यूज करेंगे, और डिफिब्रिलेटर यूज करने के बाद में जैसे ही आपने डिफिब्रिलेटर यूज कर दिया, उसने डिफिब्रिलेटर मान लो अपना काम कर भी दिया, कि जो पर्सन है, तो मेनली ध्यान रखना डिफिब्रिलेटर 2 चीजों में यूज की जाती है, पल्सलेस, पी को छोटा लिखना, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इन दोनों कंडीशन के अंदर डिफिब्रिलेटर काम में आता है। अप्लाई कर देंगे वो खुद पहचानेगा, आपको इसी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पर्सन भी कर सकते हैं। मैंने बताया था ऑटोमेटेड होते हैं, खुद पहचान लेगा कि भाई इस पर्सन को वीएफ या पीवीटी तो नहीं है, अगर होगा तो खुद डिफिब्रिलेटर क्या दे देगा, शॉक दे देगा, अगर नहीं है तो नहीं देगा, ठीक है। तो डिफिब्रिलेटर का हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन बनता है कि जैसे आपने डिफिब्रिलेटर दे दिया उसके बाद क्या करोगे, मतलब शॉक दे दिया आपने पेशेंट को, कंटिन्यू करोगे सीपीआर को, रोकोगे नहीं। सीपीआर को फिर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे, सीपीआर को फिर भी हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा क्या, तो वो ये लिखेगा कि भाई डिफिब्रिलेटर का यूज किस में करते हैं, या फिर इस प्रकार से न लिखकर है ना, वो आपको ये भी लिख सकता है कि भाई सोकेबल रिदम कौन कौन सी है, वो ये भी लिख सकता है। सोकेबल रिदम ही बोलते हैं इन दोनों को हम, सोक देने की जिसमें जरूरत है वो रिदम क्या कहलाती है दोस्तों, आपकी सोकेबल रिदम कहलाती है, पीवीटी पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है, वो क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसके करंट से बन सकता है ना, कि भाई करंट कितना देंगे, कितना एनर्जी देते हैं। 2 प्रकार के होते हैं ये, एक तो होता है मोनोफेजिक और एक होता है दोस्तों आपका बाईफेजिक। तो मोनोफेजिक और बाईफेजिक, तो ध्यान रखना मोनोफेजिक के अंदर जो एनर्जी दी जाती है ना दोस्तों, वो कितनी दी जाती है, 360 जूल दी जाती है। अब मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, मोनोफेजिक का मतलब ये नहीं है कि भाई एक ही पैड लगाएंगे, बच्चे कई बार ये समझ लेते हैं भाई मोनोफेजिक का मतलब एक पैड लगाएंगे, ये नहीं है।
इसमें जो करंट है ना दोस्तों वो एक ही डायरेक्शन में बहता है, चाहे वो इधर से इधर है या इधर से इधर, लेकिन बाइफेजिक में जो करंट है ना वो दोनों डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, बहता है, तो उसको हम बाइफेजिक के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये है मोनोफेजिक, ये है बाइफेजिक, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो क्वेश्चन बनेगा कि मोनोफेजिक के अंदर एनर्जी कितनी देते हैं, तो 360 जूल, और बाइफेजिक के अंदर पूछता है दोस्तों तो 120 से और 200 जूल आंसर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में दोनों है तो फिर आप 200 जूल को क्या मान सकते हो दोस्तों, सही मान सकते हो, 200 जूल को क्या मान सकते हो, सही मान सकते हो। आजकल थोड़ा सा और डिटेल में क्वेश्चन आने लगे, आपसे चिल्ड्रन से पूछ सकता है, वो चाइल्ड के अंदर जो एनर्जी है ना दोस्तों वो कितनी देते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो ध्यान रखना 2 जूल पर केजी से स्टार्ट करेंगे, मतलब 1 केजी का बच्चा है तो 2 जूल, 2 का है तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। सेकंड के अंदर हम देंगे दोस्तों 4 जूल पर केजी, ठीक है, मतलब दोबारा से डिफिब्रिलेटर की जरूरत पड़ी, जो रिदम है वो सही नहीं है तो 4 जूल देंगे, ठीक है, 4 जूल पर केजी देंगे। और थर्ड के अंदर ऐसे साफ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ है कि मोर देन 4 जूल पर केजी होना चाहिए, मोर देन 4 जूल, लेकिन ऐसा भी लिखा हुआ है कि ये मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो मैक्सिमम 10 दे सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 जूल पर केजी से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10 जूल पर केजी से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को भी देख लेना, सीधा सीधा क्वेश्चंस बनेंगे कि मोनोफेजिक के अंदर एनर्जी कितनी देते हैं, इसमें कितनी देते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में एक क्वेश्चंस बनेगा इसमें प्लेसमेंट ऑफ पैड का, प्लेसमेंट ऑफ पैड्स, जो पैड जो लगाए जाएंगे ना वो पैड कहां लगाए जाएंगे, तो 2 पैड लगाए जाते हैं, देखो यहां पर भी वैसे इसमें भी दे रखा है, एक ये रहा एक ये रहा, 2 पैड लगाए जाएंगे। तो एक जो पैड है ना दोस्तों वो कहां लगाया जा रहा है आपका, वो मतलब कि जो राइट जो क्लेविकल बोन है ना उसके जस्ट बिलो, तो बिलो द राइट क्लेविकल, बिलो द राइट क्लेविकल एक लगाया जा रहा है, बिलो द राइट क्लेविकल, ठीक है, एक पैड कहां लगाया जाए, बिलो द राइट क्लेविकल। अगर वैसे मेडिकल लैंग्वेज में लिखाएगा तो एंटेरोलैटरल लिखा हुआ आता है, ये कैसे लिखा होता है, एंटेरोलैटरल, एंटेरोलैटरल। सेकंड जो पैड है ना दोस्तों वो लगभग जो लेफ्ट निप्पल है ना उसके जस्ट कवर करते हुए या उसके जस्ट नीचे की तरफ होता है, गोइंग इनटू एक्जिला बोलते हैं इसको हम, ठीक है, एक्जिला की तरफ जाते हुए, देखो ये एक्जिला है तो इसकी तरफ जा रहा है ये, तो सेकंड जो है दैट इज गोइंग इनटू एक्जिला, गोइंग इनटू एक्जिला, अब दिख रहा होगा, गोइंग इनटू एक्जिला, दूसरा गोइंग इनटू एक्जिला, और इसको पोजीशन को बोलते हैं एंटेरो पोस्टीरियर, एंटेरो पोस्टीरियर। तो 2 हो गई पोजीशनिंग, एंटेरोलैटरल और दूसरे की क्या हो गई दोस्तों, एंटेरो पोस्टीरियर हो गई, ठीक है। तो ये दोनों आपको पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अभी सीपीआर में कोई ऐसी चीज बच रही होगी जो शायद आपको समझ में नहीं आई होगी। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताने की क्या की है दोस्तों, कोशिश की है, तो थोड़ा सा क्या करना, ध्यान रखना। लेकिन इन्फेंट के अंदर थोड़ा सा अलग होता है, इन्फेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, इन्फेंट के अंदर या 3 साल से कम वाले बच्चों के अंदर भी होता है, ठीक है, इन्फेंट टू 1 लेस देन 3 ईयर, दोनों के अंदर, इन्फेंट और 3 साल से कम के बच्चों में मानते हैं कि 2 पैड लगाए जाते हैं, एक आगे की साइड 1 एंटीरियर और एक पोस्टीरियर लगाया जाता है, बिल्कुल आगे और एकदम पीछे, 1 एंटीरियर और 1 क्या लगाया जाता है दोस्तों, पोस्टीरियर लगाया जाता है, 1 एंटीरियर 1 क्या लगाया जाता है दोस्तों, पोस्टीरियर लगाया जाता है। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेना, अभी मैं इमेज है तो देख लेता हूँ, अगर है तो इसमें दे नहीं रखी है ना इन्फेंट की। इन्फेंट के अंदर क्या है कि इतनी उनकी चेस्ट नहीं है कि आप 2 पैड लगा दोगे, तो इसलिए हम एक पैड आगे लगाते हैं और एक पैड कहां लगाते हैं दोस्तों, पीछे की तरफ लगाते हैं, एक एंटीरियर लगाते हैं और एक क्या लगाते हैं दोस्तों, हम पीछे की तरफ लगाते हैं। तो इस प्रकार से जो 2 पैड हैं वो इन्फेंट के अंदर क्या किए जाते हैं दोस्तों, अप्लाई किए जाते हैं। अब है ना लास्ट चीज पढ़ाऊंगा बस, और वो क्या पता किसी एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंट हो जाए, तो वो मेरे पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि 2020 की गाइडलाइन आई है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 2015 और 2020 की गाइडलाइन के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, बिल्कुल हल्का हल्का, इतना ज्यादा डिटेल में आपको। ऐसे कि भाई एंडोट्रैकियल जो ट्यूब यूज करते हैं ACLS के अंदर, 2015 में ये लिख रखा था कि चाइल्ड के अंदर वो कैसे यूज करते हैं, अनकप्ड यूज करते हैं, ठीक है, कैसे यूज करते हैं, अनकप्ड, जबकि इनके अंदर कैसे यूज करते हैं, इसमें लिखा है 2020 के अंदर कि भाई चाइल्ड के अंदर भी आप कप्ड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाइल्ड के अंदर भी आप क्या यूज कर सकते हो दोस्तों, जो कप्ड है ना वो क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। एक 2015 की गाइडलाइन में ADR के बारे में सिर्फ ये लिख रखा था कि यूज ADR, सिर्फ ये लाइन लिख दी उन्होंने भाई यूज ADR, बाकी कोई डिटेल में नहीं लिखा। जबकि 2020 की गाइडलाइन में उन्होंने साफ लिख रखा है भाई एडल्ट के अंदर ADR का यूज अगर आप कर रहे हो तो लेस देन 5 मिनट के अंदर ADR का यूज करो, और चाइल्ड के अंदर उन्होंने लिख रखा है एज सून एज पॉसिबल। वैसे तो दोनों में एज सून एज पॉसिबल है,
उसमें भी ऐसे होना पॉसिबल है, जरूरत है तो, बट उसमें टाइम भी डाल दिया उन्होंने कि कम आप कर भी रहे हो तो 5 मिनट से क्या करो, कम करो। नेक्स्ट दोस्तों, जब एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, हम किस नाम जानते हैं, क्रिकोइड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो 2015 की गाइडलाइन में ये लिखा हुआ था कि भाई चाइल्ड के अंदर जो क्रिकोइड जो प्रेशर है ना वो अप्लाई करना चाहिए, क्रिकोइड प्रेशर क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। जबकि यहां पर 2020 की गाइडलाइन में उन्होंने साफ लिख दिया कि कोई जरूरत नहीं है, नो नीड, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आपने मान लो एडवांस एयरवे लगा दिया, एडवांस एयर मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा दिया, वेंटिलेटर से दे रहे हो ऑक्सीजन, ठीक है, एटी ट्यूब डालने के बाद ऑक्सीजन दे रहे हो, तो एडवांस्ड एयरवे के बाद में ब्रीथिंग कितनी दोगे आप, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हुआ है। एडवांस्ड एयरवे भी लिखा हुआ सकता है या एटी ट्यूब भी लिखा हुआ आ सकता है कि भाई कितनी आप ब्रीथिंग दोगे। तो दोस्तों पहले वाली जो गाइडलाइन थी उसमें दे रखा कि भाई 3 से और 5, मैं ध्यान रखना, ये मैं आप पिछले वाले से कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो मैं सीपीआर गाइडलाइन पढ़ा रहा हूँ ये मैं एडवांस्ड एयरवे में बता रहा हूँ कि भाई पेशेंट जो है ना उसको आपने रिवाइव कर लिया, एटी ट्यूब डाल दी, पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है, उसके बाद वेंटिलेटर में नहीं है, मान लो आप एम्बू से दे रहे हो, लगा के, ठीक है, एम्बू से दे रहे हो या फिर ब्रेन सर्किट से दे रहे हो, ब्रेन सर्किट से दे रहे हो, तो किस प्रकार से दे रहे हो, तो 3 से पहले लिखा होता है 3 से 5 सेकंड में आप क्या दोगे, एक ब्रीथ दोगे। वेंटिलेटर तो चलो खुद देता है वो तो छोड़ो, 3 से 5 सेकंड में क्या दोगे दोस्तों, आप एक ब्रीथ दोगे, ये लिखा हुआ था किसके लिए, चाइल्ड के लिए पहले। और जो एडल्ट है उसके लिए लिखा हुआ था 5 से 6 सेकंड में एक ब्रीथ दोगे, 5 से 6 सेकंड में क्या दोगे दोस्तों, एक ब्रीथ दोगे। अब इसको इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, चेंज कर दिया, उन्होंने चाइल्ड को कहा है कि 3 से 5 सेकंड की जगह ना आप 2 से 3 सेकंड में एक ब्रीथ दो, और एडल्ट के अंदर सेम रखा है 5 से 6 सेकंड में एक ब्रीथ, मतलब वैसे लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है ना, इसलिए अंतर तो नहीं, अंतर तो यहां आया है। पहले एडवांस्ड एयरवे में कितना लिखा हुआ था, 3 से 5 सेकंड में एक ब्रीथ देंगे, जबकि अब ये चेंज करके कितना कर दिया दोस्तों, 2 से 3 सेकंड में क्या कर दिया, ये चेंज कर दिया। लास्ट उन्होंने अपने ना सीपीआर गाइडलाइन में एक चीज लिख रखी है, जैसे बोला उन्होंने चेन ऑफ सर्वाइवल, क्या बोला दोस्तों, चेन ऑफ सर्वाइवल बोला है। तो 2015 की जो गाइडलाइंस है ना उसमें चेन ऑफ सर्वाइवल के अंदर 5 कंपोनेंट थे, और 2020 की गाइडलाइन में है ना ये कंपोनेंट चेंज करके कितने कर दिए इन्होंने, 6 कंपोनेंट कर दिए। कौन से होते हैं देख लेते हैं, देखो ये है चेन ऑफ सर्वाइवल, इसमें दे रखा है भाई पहला क्या है, एक्टिवेशन ऑफ द इमरजेंसी रेस्पॉन्स। अब ये सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बोला कि भाई ये 6 चीजें जरूरी होती हैं, इसको बोलते हैं चेन ऑफ सर्वाइवल। अब ये मत कह देना कि सर पहला ये है, आप तो ये बता रहे हो कि पहले हम सेफ्टी चेक करेंगे, तो वो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। बस ये ध्यान रखना कि सीपीआर गाइडलाइन में एक जगह कोई चीज है चेन ऑफ सर्वाइवल है, कि भाई चेन ऑफ सर्वाइवल कैसे काम करती है, उसके 6 कंपोनेंट आज की टाइम है, पहले 2015 गाइडलाइन में 5 थे। सीधा सा क्वेश्चन बन जाए कि चेन ऑफ सर्वाइवल में कितने कंपोनेंट होते हैं, 6 कंपोनेंट होते हैं। तो पहला इसमें दे रखा है एक्टिवेशन ऑफ द इमरजेंसी रेस्पॉन्स। आजकल पेपर बहुत अच्छे आने लग गए हैं भाई, नए नए क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिटेल में आने लग गए हैं, ठीक है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बीपी की जो गाइडलाइन दे रखी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आया था, जो मैंने आपको एडवांस सीरीज में कराया भी था, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है दोस्तों, कि भाई हाई क्वालिटी सीपीआर होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या होता है, डिफिब्रिलेशन को इंक्लूड किया है। एडवांस्ड जो रिससिटेशन है उसको भी चेन ऑफ सर्वाइवल में क्या किया, इंक्लूड किया है। पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर को इंक्लूड किया है, और लास्ट रिकवरी। ध्यान रखना कि पहले वाली जो फेज जो थी 2015 वाली, उसके अंदर रिकवरी नहीं थी, उसके अंदर इन्होंने रिकवरी को इंक्लूड नहीं किया था, जबकि 2020 की में इन्होंने क्या, कौन सी वाला ऐड किया है, बस रिकवरी को ऐड किया है। तो ये छठवां जो कंपोनेंट है ना वो रिकवरी है। तो ये 6 कंपोनेंट दे रखे हैं इन्हें, एक्टिवेशन ऑफ द इमरजेंसी रेस्पॉन्स दे रखा है, हाई क्वालिटी सीपीआर दे रखा है, डिफिब्रिलेशन दे रखा है, एडवांस रिससिटेशन दे रखा है, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर दे रखा है, और क्या दे रखा है दोस्तों, रिकवरी दे रखा है, ठीक है। मैं आप लोगों को है ना इसकी पीडीएफ दे सकता हूं, लेकिन कम से कम 200 बच्चों को आपको मुझे वो करवाना पड़ेगा कि हाँ जरूरत है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जरूरत है ही नहीं, तो कभी बच्चे कहते ही नहीं है भाई पीडीएफ के लिए। 200 बच्चे अगर मुझे कहेंगे ना कमेंट करके कि हाँ ठीक है, आज मैं स्वार्थी होकर बोल रहा हूँ, मैं ज्यादातर बोलता नहीं हूँ आपको कमेंट की, लेकिन आज मैं स्वार्थी होकर बोल रहा हूँ कि अगर 200 बच्चों ने कमेंट कर दिया और मुझे ये कह दिया कि हाँ सर पीडीएफ चाहिए, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इस पूरे की, क्योंकि आपको इमेज की जरूरत पड़ेगी, तो ये पूरी पीडीएफ मैं उस पर डाल दूंगा, ठीक है। चलो अब हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं, बस अब और बाकी कल पढ़ेंगे हम, उससे 2 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, सिंपल सिंपल है। अब इतना पढ़ा, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी डाउट पे लाएगा आपको, फिर आप कहोगे सर क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है कि ए नर्स इज परफॉर्मिंग कार्डियक कंप्रेशन। तो देखो भाई हमने पढ़ा है कि 2 इंच है, तो 2 इंच तक तो कम से कम जाना है ना। अब इनमें देखो ये 3 से 1 इंच गया, ये आधे से 3 और ये 1 से 1.5 गया, 3 इंच 2 इंच तक तो गया ही नहीं, तो कम से कम कितने इंच तक जाना चाहिए था, 2। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, 2 से 2.5 इंच आएगा। वैसे मैंने आपको बताया भी है दोस्तों कि रेंज होना तो 2 से
2.4 इंच होनी चाहिए। अब इन्होंने भाई लिख रखा है, तो इन चारों में अगर हम बेस्ट ढूंढे ना, वैसे तो ये गलत है, 2.5 मैं मानता नहीं हूँ, 2.4 इंच तक क्या होता है ठीक होता है, बट इन चारों में अगर एक ढूंढना हो ना तो बेस्ट यही रहेगा, कम से कम दो तो दो भाई कंप्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 to 2.5 इंच। तो लिखो सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ, चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ 2 to 2.4 इंच होती है। मैं गलत नहीं लिखाऊंगा, मैं गलत नहीं लिखा सकता हूँ, सॉरी, पानी भी खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस अब एक क्वेश्चन और करेंगे फिर खत्म है। ये तो अगला आ गया, फोर्थ क्वेश्चन कहाँ आ गया, ये रहा। ए नर्स इज परफॉर्मिंग एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन, हाउ शुड द नर्स एक्सर्ट डाउनवर्ड वर्टिकल प्रेशर। मतलब सीपीआर के अंदर जो डाउनवर्ड वर्टिकल जो प्रेशर लगता है ना, वो किस प्रकार से लगाना है, बस उस बारे में क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है कि भाई किस प्रकार से आपको क्या देना है दोस्तों, प्रेशर देना है। पहला क्या दे रखा है इसमें, एक्सटेंडिंग द फिंगर ओवर द स्टर्नम एंड चेस्ट विद द हील्स ऑफ द ईच हैंड साइड बाई साइड। ठीक है भाई, कितनी गलत बात कह रहा है कि फिंगर को क्या करो, एक्सटेंड करो और ओवर द स्टर्नम एंड चेस्ट विद द हील ऑफ द ईच हैंड साइड बाई साइड। साइड बाई साइड मतलब एक हैंड को रखो और उसके बगल में दूसरा साइड में रखो, तो इस प्रकार से थोड़ी देंगे हम, तो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ना, तो वैसे क्या हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया। सेकंड क्या है, प्लेसिंग द फिंगर्स ऑफ वन हैंड ऑन द स्टर्नम एंड फिंगर ऑफ द अदर हैंड ऑन टॉप ऑफ देम। यही वही बात हो गई यार, क्या बकवास कर रहा है, एक को यहां रखो एक को उसके ऊपर रखो, ऐसे उसके ऊपर थोड़ी रखेंगे। प्लेसिंग द फिंगर्स मतलब कोई अच्छे से समझ नहीं पा रहा, गलत है ये भी। थर्ड देखो कितना अच्छा दे रखा है, ठीक है, जूम कर देता हूं थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको। इंटरलॉकिंग द फिंगर्स विद द हील ऑफ वन हैंड ऑन द स्टर्नम एंड द हील ऑफ अदर ऑन टॉप ऑफ इट। बस यही तो पढ़ा है हमने कि भाई फिंगर्स को कैसे करते हैं, इंटरलॉक करते हैं और वन हैंड को स्टर्नम पे और दूसरा उसके ऊपर रखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, क्लेंचिंग द हैंड इनटू ए फिस्ट, ये बनाओ और फिर मारो जोर जोर से, ऐसे कह रहा है ये। क्लेंचिंग द हैंड इनटू ए फिस्ट एंड प्लेसिंग द फ्लैशी पार्ट ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट। ठीक है, क्लेंच्ड फिस्ट का फ्लैशी पार्ट उसको आप लोअर स्टर्नम के ऊपर रखो। इस प्रकार से दो सीपीआर, ये वाला नया सीपीआर है, ठीक है, ये नया सीपीआर है, तो ऐसे सीपीआर नहीं देना है, तो ये गलत है, ये ऐसे सीपीआर नहीं देंगे। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो लिख लो इसमें, क्या लिखो कि सीपीआर में प्रेशर निम्न प्रकार से दिया जाता है, और फिर इस लाइन को ऐसे कैसे लिख लो, ऐसे लिखो, सीपीआर में कंप्रेशन निम्न टेक्निक से दिया जाता है, निम्न टेक्निक से दिया जाता है। फिर इस लाइन को लिख लेना ऐसे कैसे, इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देना, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो ये तो अभी मैंने बता ही दिया कि भाई इंटरलॉक करते हैं फिंगर्स को, वन हैंड को दूसरे के ऊपर रखकर वो करते हैं, प्रेशर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी कराया है कि कंप्रेशन की जो रेट है वो 2 to 2.4 इंच होनी चाहिए। वो रेट नहीं, मतलब कितनी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 2 to 2.4 इंच होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन कहाँ खो गया, इतनी इमेजेस बन जाती हैं कि पता नहीं चलता। हाँ, ये है कि भाई पेशेंट अनकॉन्शियस अनरेस्पॉन्सिव पाया गया तो क्या करोगे, कोड को इनिशिएट करोगे। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि भाई कोई भी पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट में हो गया तो पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान रखोगे, हाउ लॉन्ग द क्लाइंट वाज एनोक्सिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। तो ये आपके सीपीआर का टॉपिक खत्म होता है, अगली क्लास में बात करेंगे हम अगले टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सो मच, सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें,